For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. चलिए, हम लोगों ने कुछ एक्ट्स पढ़ लिए हैं, एसेंशियल जो हमारा इकोनॉमिक लॉ है। अभी जिस टॉपिक को हम लोग बात करने जा रहे हैं ये थोड़ा सा जुड़ेगा, और ये कहां कहां जुड़ेगा वो सुनिए। जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये है रेरा, जिसको कहते हैं रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। और ये कहां कहां जुड़ेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ये थोड़ा सा जो है वो जुड़ेगा मनी लॉन्ड्रिंग से, ये थोड़ा सा जुड़ेगा बेनामी ट्रांजैक्शन से जुड़ेगा, इकोनॉमिक ऑफेंडर से भी ये थोड़ा सा क्या होगा, कनेक्ट होगा। तो यहां के बाद जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे, फिर जैसे मनी लॉन्ड्रिंग आ जाएगा, बेनामी ट्रांजैक्शन आ जाएगा। तो पहले जरा ये समझ लीजिए कि ये एक्ट है क्या और ये एक्ट आया क्यों। दुनिया भर का आप जो है वो विरोध प्रदर्शन, दुनिया भर का धरना, दुनिया भर का न्यूज आप सुने होंगे, छोड़िए सुनना चाहिए था। जो बेसिकली आया था कि बहुत सारे डेवलपर ने, बड़े सारे बिल्डर ने, बड़े सारे कंपनीज ने लोगों से पैसे लिए और कहा कि हम आपको मकान प्रोवाइड कराएंगे। और लोगों ने जो है वो बैंक से जो है वो लोन लिया, लोगों ने जो है वो एनबीएफसी से लोन लिया, महंगे रेटों पे लोन लेकर के जो है वो किस्तें भरी कि आने वाले दिनों में भविष्य में हमारा एक मकान होगा, हमें इतने दिन बाद पोजीशन मिलेगा। ये बना बनाया मकान नहीं, जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो पैसे लेते हैं, इसीलिए ताकि उस समय लोगों को भी सस्ता पड़ेगा और इनके भी प्रोजेक्ट के लिए क्या आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे। इससे कोई दिक्कत नहीं था, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन था, जो डेवलप कर रहे हैं उनके लिए भी और लोगों के लिए भी। लेकिन गड़बड़ होना शुरू हुआ कि पैसे तो लिए लेकिन लोगों को पोजीशन नहीं मिला। और आज एक नहीं, आज हजारों केस जो हैं वो पड़े हुए हैं और पेंडिंग है। और एक कंपनी के ऊपर नहीं, जितने बड़े कंपनी आप बोल दीजिए, चाहे वो आपके यूनिटेक बोल दीजिए, चाहे आम्रपाली कह दीजिए, चाहे एयरविल कह दीजिए, सबके ऊपर केसेस पड़े हुए हैं कि लोगों को पोजीशन जो है वो नहीं दिया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे मामले उस समय जो है वो रेरा बना ही हुआ नहीं था। तब जाकर के जब बहुत सारे फ्रॉड होने लगे तो अलग से एक एक्ट बनाया गया, एकदम ध्यान से समझिएगा। और इस एक्ट का सिर्फ इतना ही जुरिडिक्शन था कि अगर कोई भी चीज रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है तो इस केस में जिसने भी उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया उसे प्रमोटर कहते हैं। जो भी उसमें एजेंट और प्रॉपर्टी डीलर जुड़ा हुआ है उसकी भी जिम्मेदारी तय की गई कि ये नहीं कि आप झूठा बोल करके ये प्रोजेक्ट है, कमाल है, उसका जब देखिएगा, जब बेडरूम बनेगा तो आपको लगेगा सो ही रहे। वहां पे आपको जो एक स्विमिंग पूल मिलेगा जिसमें नाले का पानी आएगा, डूबना और मर जाना। कहने का मतलब है कि कुछ झूठा कुछ सच्चा कहानी बोल करके लोगों को मकान बेच रहे हैं। मकान बेसिकली कहा गया लोगों का सपना होता है, तो कम से कम सपना तो झूठा मत बेचिए। इन चीजों को देख करके जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़े सारे जजमेंट सुनाए। कुछ जजमेंट हम लोग देखेंगे भी ऑब्जेक्टिव को लेकर के। तो यहां पे इस एक्ट के जरिए जो है इन्होंने 3 लोगों को जो है वो आइडेंटिफाई किया मेनली। एक है प्रमोटर, जो आइडिया लेकर के आते हैं कि बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना है। अब उसमें जो है वो यूनिटेक जैसे कंपनी भी हो सकती है जो प्रमोटर, जिनको आइडिया आया। ये आपके डीएलएफ हो सकते हैं, ये एयरविल हो सकता है, आम्रपाली हो सकता है, निम्बस हो सकता है, बड़े बड़े और कोई कंपनी जो है वो हो सकती है। दूसरे हो गए एजेंट, जिसको प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं, जिनके जरिए बेचते हैं ये। और तीसरे हो गए हम और आप, जिनको ये बेचते हैं, जिनको अलॉटी कहते हैं। इन्होंने इन तीनों के लिए नियम बनाए। अलॉटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इन दोनों के रजिस्ट्रेशन और बाकी चीज को कंपलसरी कर दिया और कहा कि जब तक अपने सारे प्रोजेक्ट का ब्यौरा हमारे साइट पे नहीं दे दोगे, रेरा का अलग साइट बनाया और सबको बोला, सारे लोगों को बोला कि होनहारों, कहीं से कोई और वेबसाइट पे जाकर के कोई प्रोजेक्ट मत देखना। रेरा के साइट पे अगर वो प्रोजेक्ट है तभी वो अप्रूव्ड है, अदरवाइज वो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट तो कंपनी के वेबसाइट पे जाकर के मत चेक कीजिए प्रोजेक्ट को, बल्कि किसके साइट पे कीजिए, अथॉरिटी के साइट पे कीजिए। और उन्होंने कहा कि इस साइट पे सिर्फ वही लोग अपने चीजों को अपलोड कर सकते हैं जिनको इन्होंने लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया है, और बोला है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराइए तब हम आपको देंगे, ताकि आप अपने प्रोजेक्ट को यहां क्या कर सकें, उसका फोटो, वीडियो, क्लिपिंग, सारा डिस्क्रिप्शन आप यहां डाल सके, और वो भी अप्रूव्ड होने के बाद और लाइसेंस मिलने के समय भी दुनिया भर का इन्होंने उनके ऊपर जो है लायबिलिटी लगा दिया और कहा
कि उनके ऊपर ड्यूटी भी इंपोज किया कि अगर गड़बड़ हुआ कल के डेट में, समय पे नहीं दे पाए, या जैसा दिया है वो वैसा नहीं है जो आपने कहा था, या स्ट्रक्चर में कुछ गड़बड़ी है, आने के बाद पोजीशन के बाद पता चला है, इन सारे चीजों के लिए उपाय उन्होंने बताए हैं जो कि पहले कहीं भी अवेलेबल नहीं था। तो प्रमोटर, उनके एजेंट, प्रॉपर्टी डीलर, लेकिन एलओटी के ऊपर भी नियम लगाया, एलओटी के ऊपर भी जिम्मेदारी डाली, एजेंट के ऊपर भी डाला कि आप भी किसी को मिसलीड करके, अनफेयर ये करके नहीं दिला सकते कि अरे अरे ये प्रोजेक्ट तो बहुत बढ़िया है, आप जो है हिमायती अगर बन रहे तो आपको भी इसका भुगतना पड़ेगा, आपके ऊपर भी फाइन पेनल्टी और कंपनसेशन का जो है वो क्लॉज लगेगा और आपको पे करना पड़ेगा। प्रमोटर तो अलग कैटेगरी में आया, एक कैटेगरी प्रमोटर, एक कैटेगरी एजेंट, और एक क्या हो गए हमारे एलओटी हो गए, और कहा कि इनको क्या करना पड़ेगा, इनको जो है उन सारे रूल्स को फॉलो करने पड़ेंगे। तो देखिए इस एक्ट के तहत पहले ऑथोरिटी क्या है और इन्होंने डिफाइन किया है, कारपेट एरिया डिफाइन किया है, टोटल एरिया डिफाइन किया है, प्लान को डिफाइन किया है कि कौन सा प्लान अप्रूव्ड होगा, कैसे अप्रूव्ड किया जाएगा, जो प्लान अप्रूव्ड है सिर्फ वही प्लान जो है वो लोगों तक आ सकता है, और अप्रूव्ड प्लान में भी अगर आपने समय पे पोजीशन नहीं दिया तो देखिए क्या फाइन पेनल्टी दिया हुआ है। और फाइन पेनल्टी से भी इंपॉर्टेंट चीज है कंपनसेशन, जो पे करेंगे किनको, एलओटी को, जिनको आपने कहा था एलओटी को बड़े सारे राइट दिए गए हैं कि अगर समय पे नहीं मिला तो आप चाहो तो छोड़ सकते हो कि नहीं अब मुझे ये चाहिए ही नहीं, बड़े सारे चीज दिए गए, उन्हीं चीजों को हमें यहां देखना है। क्लियर है क्या पढ़ना है? चलिए देखना शुरू करते, पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव कहा ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एक देखिए ये जो है वो केस है, इस केस में जितने भी ऑब्जेक्टिव है इस ऑब्जेक्टिव को इन्होंने क्लैरिफाई किया है, और डिसीजन किसका था, सुप्रीम कोर्ट का। और इन्होंने कहा कि इस एक्ट का पर्पस है ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी कंज्यूमर को लेकर के, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस फ्रॉड, और कौन सा चीज, डिले, जो आप डिले करते हैं पोजीशन देने में, और हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट को क्या करना, खत्म करना, ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी, आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसको लेकर के लोगों को पता रहे, तभी तो रेरा के साइट पे डालने के लिए कहा गया ताकि लोगों को क्या हो, पता चले। अगर कहीं कोई डिस्प्यूट हो गया तो इसके लिए क्या होना चाहिए, फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म होना चाहिए, स्पेशल कोर्ट्स होना चाहिए ताकि चीजों को जल्दी से क्या किया जा सके, सेटल किया जा सके। रीजन ये है कि एक तरफ लोगों ने बैंक से लोन लिया, उसका ईएमआई जा रहा है, दूसरा किराए के मकान में रह रहे हैं, उसका जो है वो रेंट जा रहा है। लोगों के लिए ये ऐसा सिचुएशन था कि बहुत लोगों ने सुसाइड तक कर लिया है, तब मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में और अलग अलग तरह के एक्ट बनाने को रिकमेंडेशन दिया गया। इसके लिए कोई सख्त कानून ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। पहले क्या बोला मैंने, कॉन्ट्रावेंशन तब जब कोई चीज क्या हो, कानून के दायरे में आता हो। जो आता था सब सिविल लॉ में आता था, क्रिमिनल लॉ में आता था, कहा नहीं उसमें बहुत टाइम लगेगा, तब इन्होंने इसके लिए अलग से लॉ बनाए। टू इंडक्ट प्रोफेशनलिज्म एंड स्ट्राइजेशन इन सेक्टर, ये बेसिकली क्या था, ऑब्जेक्टिव हमें पहले से ही पता है, ट्रांसपेरेंसी, जल्दी से चीजों को निपटाया जाए, उन्हें जो है कंपनसेशन वगैरह सही तरीके से रिड्रेसल जो है वो किया जा सके, और साथ ही साथ अगर जो है वो मान लीजिए उनके चीजों को सही तरीके से नहीं सुना जा रहा है तो ऐसे केस में मल्टीपल क्या बनाए गए, ऑथोरिटी बनाए गए, जहां पे आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। यहां पे रेरा के तहत जो है ऑथोरिटी, एक रेरा तो है ही, लेकिन रेरा के भी ऊपर जो है वो क्या किया गया, एपेलेंट ऑथोरिटी भी बनाया गया। सब हम लोग बात करेंगे कि अगर रेरा में सुनवाई नहीं हुई तो हम क्या करेंगे, तुरंत कोर्ट नहीं जाना है, फिर उसके बाद भी हमारे पास क्या है, एक ऑथोरिटी है, उस ऑथोरिटी के पास जाएंगे। यहां पे कहा गया कि जो भी सीएस, सीएस, सीएमए हैं, इन लोगों को जो है वो कंप्लीट फ्रीडम दिया गया कि आप यहां पे आकर के क्या कर सकते हैं, केसों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी लोगों के लिए प्रोफेशनल की भी कमी नहीं होगी। ये नहीं कि एडवोकेट ही क्या करना है, हायर करना। और मैं आपको बताऊं इन जगहों पे ज्यादातर, क्योंकि रेरा आप ही पढ़ रहे हैं, सीए के कोर्स में भी नहीं है ना सीएमए के कोर्स में, उन्होंने परमिशन सबको दिया है, लेकिन जो पढ़ा रहेगा, अब जिसका इंटरेस्ट रहेगा, दोनों ही बातें हैं, वही क्या कर सकता है, केस को आगे परस्यू कर सकता है। तो बोला कि ये प्रोफेशनल भी आकर के यहाँ पे चीजों को सामने रख सकते हैं, और बहुत स्ट्रिंजेंट पेनल्टी वगैरह रखा, किसके ऊपर, प्रमोटर के ऊपर, और किसके ऊपर, रियल एस्टेट एजेंट के ऊपर जो है वो रखा। बायर्स को बड़े सारे बेनिफिट्स दिए हैं और कहा कि अगर बायर्स जो है वो चाहे तो किसी भी प्रोजेक्ट को बायकॉट कर सकता है, छोड़ सकता है, बहुत सारे चीज जो सब आगे देखना रहेगा। रेरा का एडवांटेज, रिडक्शन इन
लिटिगेशन। क्यों भाई लिटिगेशन में कमी होगी? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वही प्रोजेक्ट जो है वो आएंगे जो प्रोजेक्ट हमारे क्या हैं, अप्रूव्ड हैं। और रेरा अप्रूव्ड का मतलब है कि आपको पहले जो है वो उसको सर्टिफाई कराना पड़ेगा, क्लैरिटी लेना पड़ेगा, तभी वो सर्टिफाई होकर के उस पे आएगा। तो जब सर्टिफाइड रहेंगे तो चांसेस कम है या नहीं गड़बड़ी के? कोई भी अगर प्रोजेक्ट लोगों को लेकर के चलाया लोगों के सामने तो गड़बड़ी तो हो ही सकता है। रेरा अप्रूव्ड का मतलब है वो देखेंगे कि पैसे हैं या नहीं आपके पास, फिजिबिलिटी है या नहीं, आने वाले समय में आप इसको पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखिए लाइसेंस का और आगे बात करें, पहले लैंड ले लिया है तो लाइसेंस लेने के लिए और डिटेल बताओ कि लैंड एक्वायर कर लिया या मिलने वाला है। लोगों से पैसे ले लिए और फिर सब लैंड ही नहीं मिल रहा है, तो लोगों के पैसे तो आपने बेकार ही लिए हैं। तो ऐसे करके अप्रूव करते हैं। इंक्रीज्ड व्हाट, एफडीआई, इंडिया के बाहर से जो पैसे आते, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक पूरा का पूरा चैप्टर ही पढ़ाऊंगा, एफडीआई का भी और ओडीआई का भी। इंडिया से बाहर आकर के इंडिया में धूम मचाना चाहेंगे तो भी जो है हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कर सकते हैं, ऑटोमेटिक नॉन ऑटोमेटिक रूट। हम इंडिया से बाहर जाकर के धूम मचाना चाहें तो भी पढ़ेंगे, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और इसको लेकर के ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल में आपको एक चैप्टर सेटिंग अप में पढ़ाया भी है, उसका थोड़ा ही वर्जन यहाँ पे पढ़ना रहेगा, कुछ चीजों को यहाँ क्योंकि रिपीट कर दिया है, क्योंकि फेमा इन करता है ना फॉरेक्स का मामला, इसीलिए दो बार वो चीज दिया हुआ है। तो देखिए जैसे ग्रुप 1 में अगर वो आपने पढ़ लिया है तो यकीनन उससे ज्यादा नहीं है इसका चीज, थोड़ा बहुत कुछ ही चीज एक्स्ट्रा निकल करके आएगा जो फेमा वगैरह वाला जो है वो एस्पेक्ट रहेगा। कस्टमर मैनेजमेंट, कस्टमर को मैनेज करना क्या होगा, आसान होगा और उनको बेटर जो है वो मैनेजमेंट मिलेगा। ट्रांसपेरेंसी, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, ये सब क्या हो गया, एडवांटेज। जो हमने सेलिएंट फीचर बोला, जो हमने शुरू में इतनी बातचीत की, वो सब चाहे एडवांटेज बना करके पूछे, सेलिएंट फीचर पूछे, और रियली इन चीजों को पढ़ते वक्त दिमाग को न बॉदर करना है, या अभी तक जितने भी स्लाइड गुजरे हैं या जो भी आपने टिक किया उसको लेकर के कहीं परेशान नहीं होना। रीजन ये है कि जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे ऑटोमेटिकली वो सारा चीज क्या होगा, रिपीट होगा। अभी यहां पे है तो अलग लगेगा कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या हुआ, सारा ऑब्जेक्टिव और सारा चीज तो पढ़ने ही वाले हैं। अब उसके बाद अगर आपसे कहीं पूछ दे ऑब्जेक्टिव या सेलिएंट फीचर, आपके लिए लिखना आसान हो जाएगा। 25, 30, 50 जो है वो आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट्स लिख सकते हैं, क्योंकि जो आगे पढ़ने वाले हैं वो सब तो रेरा के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए किसी भी एक्ट को जब आप शुरू करते हैं और कहीं पे ऑब्जेक्ट में बहुत सारा चीज दिखे तो उससे घबराना नहीं है, सिर्फ मेन एस्पेक्ट समझ लेना है कि रियल एस्टेट को रेगुलेट करने के लिए कंज्यूमर के साथ दिक्कत ना हो, उनको समय पे पोजीशन मिले, उनका लिटिगेशन जो है वो सही बॉडी जो है वो सुने, जल्दी से जो है वो चीजों को रिजॉल्व किया जाए, अगर उनको नुकसान हुआ है तो कंपनसेट किया जाए। किसी भी प्रोजेक्ट को जब तक वो अप्रूव्ड ना हो लोगों के सामने ही ना लाया जाए ताकि लोग मिसलीड ना हो। यही सब क्या है, इसका एडवांटेज भी और क्या है, ऑब्जेक्टिव भी है, यही इसका सेलिएंट फीचर भी है। अब इसमें देखिए कुछ डेफिनेशन। एग्रीमेंट फॉर सेल मीन्स, यानी कि प्रमोटर और किसके बीच में, अलॉटी के बीच में। अलॉटी वो हुआ जिसको आप मकान देंगे, जिसके लिए मकान आपने कंफर्म किया, वो क्या हो गया, अलॉटी। प्रमोटर वो है जिसके दिमाग में आया कि मुझे इस तरह का प्रोजेक्ट क्या करना है, लॉन्च करना है। अलॉटी का मतलब ए पर्सन टू होम, या तो प्लॉट, अपार्टमेंट या बिल्डिंग क्या किए हैं, या तो क्या किया है, अलॉट कर दिया है, सोल्ड कर दिया है, चाहे वो फ्री होल्ड हो या क्या हो। लीज होल्ड का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, फ्री होल्ड का मतलब है उसका, उसके बाद उसके लीगल हायर का, उसके बाद उसके लीगल हायर का, ये हुआ फ्री होल्ड। और लीज होल्ड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर ईयर के लिए। दिल्ली में जो मैक्सिमम आप देखते हैं वो लीज होल्ड है, फ्री होल्ड नहीं है। हमें समझ में नहीं आता है, डीएलएफ वगैरह, कर्मपुरा या बाकी जगहों पे जितना भी आप लेते हैं वो मैक्सिमम जो है वो आपका लीज होल्ड है। उसमें से कुछ कुछ को ही गवर्नमेंट ने क्या किया है, फ्री होल्ड। और खास करके डीएलएफ वगैरह में जहां लोग करोड़ों का जो है वो एक जो है वो अपार्टमेंट में जो है वो फ्लैट लेते हैं, वो लीज होल्ड है। यानी आप रहिए, अब उसका लीज का पीरियड 75 साल बचा है, आपके बाद आपके लीगल हायर 75 साल रहेंगे, लेकिन उसके बाद नहीं। और यहाँ पे देखिए जो जमीन है, जो मकान है आपका, दादा से पहले भी उनके पापा का, उनके पापा का, और तब होते होते आप तक पहुंचा है, ये हुआ फ्री होल्ड जो आपका है। लीज होल्ड का मतलब एक खास समय के बाद वहां पे आपको रहना जो है वो अलाउड, अनटिल अनलेस उसको फ्री होल्ड डिक्लेयर ना कर दिया जाए। इंक्लूड द पर्सन हु सब्सिक्वेंटली एक्वायर्ड, तो एक तो वो जिनको जो है वो दिया गया वो पर्सन हो गया। प्रमोटर ने किनको दिया, एक पर्सन को दिया तो वो हो गया अलॉटी। कल के डेट में अलॉटी ने किसी और को दिया तो वो भी क्या कहलाएगा,
वो भी जो है वो अलॉटी ही कहलाएगा, बट डज नॉट इंक्लूड, अगर आपने किस चीज पे दिया है, रेंट पे दिया है, तो टेनेंट वाला एक्ट अप्लीकेबल होगा, रेरा अप्लीकेबल नहीं होगा। रेरा है ही जब प्रमोटर से नहीं मिला, आपको डेवलपर से नहीं मिला, तब के लिए ये अप्लीकेबल है। कारपेट एरिया का मतलब क्या हुआ? नेट यूजेबल फ्लोर एरिया, जिसमें से इंटरनल वॉल को हम लेते हैं लेकिन एक्सटर्नल को शामिल नहीं करते हैं। जैसे अगर मैं यहां पे कारपेट एरिया की बात करूं, तो जो बाहर साइड की दीवार है, जब आप सीढ़ी से आते हैं तो सीढ़ी वगैरह शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ वो हिस्सा। इन करने के बाद जिसका इस्तेमाल हम लोग क्लास के लिए कर रहे हैं, वो एरिया क्या कहलाएगा? कारपेट एरिया। लेकिन आप देखिए, ये बीच में जो ये पार्टीशन है, ये जो पार्टीशन है, ये क्या हो गया? इंटरनल। तो ये भी तो कुछ जगह ऑक्यूपाई किया है, नहीं किया हुआ है, तो कहे कि ये काउंट करेंगे। मान लेंगे कि दीवार नहीं होता तो जितना जगह होता वो किसका पार्ट माना जाएगा? कारपेट। देखिए ये रूम बना, तो यहां भी तो बीच में दिया गया, आपके पीछे जगह है, ये सब जो है जितने भी वॉल्स हैं, माना जाएगा कि कोई वॉल नहीं है, और तब यहां फीता लगा करके कॉर्नर तक नापा जाएगा और ये कहलाएगा कारपेट एरिया। लेकिन जो आउटर जो है 10 इंच का दीवार है, वो नहीं लिया जाएगा, उसके इधर ही लिया जाएगा, सीढ़ी वगैरह को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। कहा गया कि अगर आपका सेपरेट जो है वो कहीं जो है वो बालकोनी है तो ठीक है, नहीं तो उसको भी जो हम लोग किसमें लेते हैं, उसमें को हम लोग लेते हैं सबको कारपेट एरिया में, किसी को शामिल। कारपेट का मतलब समझते हैं दरी, कहां बिछाइएगा? जमीन पे, जो आपका एरिया होगा, सीढ़ी पे, बाकी जगह तो नहीं, तो इसीलिए उसको नाम क्या दिया गया? कारपेट एरिया। जमीन जब लेने जाते दोनों चीज लिखा रहता है ज्यादातर केस। अब आप अंदाजा लगाइए, जो बिल्डर के हाउस होते हैं 1200 स्क्वायर फीट का आपको जो है वो दिखेगा कॉमन एरिया, ये 1200 स्क्वायर फीट का जो है वो आपको जो है वो प्लानिंग एरिया दिखेगा, लेकिन जो है कॉमन एरिया उसको बोलते हैं। आते हैं, एक सेकेंड, यहां पे आपका कारपेट एरिया जो है वो भीतर का, और जो सीढ़ी वगैरह हो गया जिसमें जो है वो साफ्ट वगैरह रहेगा, वो सब कॉमन एरिया हो गया। तो कह रहे हैं कि वो सब मिलाकर के आपके लिए लिखा रहेगा 1200 स्क्वायर फीट टोटल एरिया, और उसमें से कारपेट एरिया निकल करके आएगा 750 स्क्वायर फीट। इतने इतने का अंतर आता है, क्योंकि सबके हिस्से में जमीन का वो हिस्सा कट गया जिससे ऊपर से नीचे तक क्या बन रहा है? सीढ़ी बन रहा है, लिफ्ट बन रहा है। या आपने ये लिया तो आप कॉमन चीज को भी तो यूज करेंगे, पार्क यूज करेंगे, जो यहाँ पे है पार्क यूज करेंगे, स्विमिंग पूल यूज करेंगे, आप जो है लिफ्ट यूज करेंगे, सीढ़ी यूज करेंगे, जो स्टेयर्स बाहर में लगा हुआ है या स्टेयर से रिलेटेड कोई बालकोनी वगैरह है जहां फूल वगैरह सजाए हुए हैं, कहा ये सबके लिए है, तो वो एरिया क्या कहलाया? कॉमन एरिया। जैसे इसी में ऊपर से नीचे तक आ रहे हैं सीढ़ी वगैरह वाला एरिया क्या कहलाया? कॉमन। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट वगैरह एरिया जहां लगा वो सब क्या कहलाया? कॉमन एरिया कहलाया। पार्किंग वाला जो जगह है वो क्या कहलाएगा? कॉमन एरिया कहलाएगा। और ये जो भीतर हो गया ये हमारा क्या हो गया? कारपेट एरिया हो गया। तो कह रहे हैं कि एंटायर लैंड फॉर द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट वेयर द प्रोजेक्ट इज डेवलप, जिसमें स्टेयर, लिफ्ट लॉबीज, ये सारे चीज क्या आ गए? बेसमेंट हो गए, पार्क हो गया, ये सब किसका पार्ट हो गया? अगर मोटर कहीं रखा हुआ है, पंप रखा हुआ है, टंकी पानी का रखा हुआ है, तो ये सब क्या कहलाएगा? कॉमन एरिया। सिंपल सा बात है, जो सबके यूज के लिए एरिया है वो क्या कहलाएगा? जहां पे जनरेटर रखा हुआ है, जनरेटर सेट रखा हुआ है, ये सब क्या हुआ? हमारा कॉमन एरिया हो गया। प्लानिंग एरिया का क्या मतलब है? कह रहे प्लानिंग एरिया का मतलब हुआ कि कंप्लीट एरिया जो है स्पेसिफाइड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने आपको जो है वो जगह दिया और कहा कि 4 एकड़ में आपका प्रोजेक्ट है, तो वो 4 एकड़ क्या हो गया? अब उसी 4 एकड़ में जो है चाहे आप गोल्फ कोर्स बनाइए, रहने का मकान बनाइए, कितने हिस्से में क्या बनाएंगे, कितने में स्विमिंग पूल बनाएंगे, कितना एरिया रोड रहेगा, ये सब क्या हो गया? प्लानिंग एरिया हो गया। एंड include any area designed by the appropriate government to be planning area for future planned development। और कुछ चीज को आपने क्या बोला? कुछ चीज को आपने भविष्य के लिए कह दिया कि इसमें से 1 एकड़ जो है वो आने वाले समय में जो है वो यूज किया जाएगा। जब यहाँ का कैपेसिटी ज्यादा होने लगेगा तो वहां हमें जो है वो कुछ खास तरह का जो है वो मशीन लगाना पड़ेगा जिससे यहाँ पॉल्यूशन को मैनेज किया जा सके, ब्रीदिंग लोग अच्छी तरीके से कर सके। अगर ऐसा कोई भी चीज है तो वो सब क्या कहलाएगा?
प्लानिंग एरिया, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड और उस प्रोजेक्ट को इन फ्यूचर कनेक्ट करने से रिलेटेड जो भी चीज रहेगा वो सब क्या कहलाएगा? कारपेट एरिया सिर्फ आपका घर, आपका जगह हो गया। आउटर वॉल नहीं लेते, लेकिन इनर वॉल इसमें क्या रहेगा? शामिल रहेगा। अंदाजा बस ये लगा, ये वॉशरूम बनेगा, किचन बनेगा, बीच में तो वॉल वगैरह पड़ता रहेगा, वो सारा एरिया क्या माना जाएगा? कारपेट एरिया माना जाएगा। लेकिन जितने भी बाकी चीज है वो सब किसका पार्ट हो गया? कॉमन एरिया का जो है पार्ट हो गया। और ये सब चीज हमारा आपका सबका मिला करके प्लस रोड से इधर जितनी भी जमीन आई है, जितना भी पार्क वगैरह बना है, ये सब किसका पार्ट हो गया? ये सब जो है वो प्लान एरिया हो गया। क्लियर है? प्रमोटर का मतलब हुआ कि कोई भी वो बंदा इस एक्ट के अकॉर्डिंग, ऐसे प्रमोटर का मतलब क्या? जिसके दिमाग में आइडिया है, आइडिया कंसीव करे और उसके लिए काम करे, वो क्या कहलाया? तो यहां भी वही चीज है, लेकिन किस में काम करेगा? ये रियल एस्टेट में काम करेगा, तब के ये डेफिनेशन है। कंस्ट्रक्ट इंडिपेंडेंट बिल्डिंग बना रहा है, या कन्वर्ट एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, या बिल्डिंग पहले से था उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसको जो है वो अलग अलग हिस्सों में बांट रहा है फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग टू अदर पर्सन, वही प्रमोटर कहलाएगा जो क्या कर रहा है? जो या तो इंडिपेंडेंट बिल्डिंग बना रहा है, या उसे क्या कर रहा है? एग्जिस्टिंग को ही, पहले से ही था उसको ठीक कर रहा है, खराब था, पूरा नहीं बना था, तो उसको जो है वो कन्वर्ट कर रहा है, का वो भी जो है वो प्रमोटर हो गया। बशर्ते इन चीजों को वो क्या करेगा? बेचेगा किसी और पर्सन को। हु डेवलप लैंड इनटू किसमें? प्रोजेक्ट में। लैंड का मतलब जमीन होता है, लेकिन जब आप उसका स्पेसिफिकेशन देते हैं कि लैंड का इतना हिस्सा पे मकान, इतने पे उससे रिलेटेड दुकान, इतने पे पार्क, इतने पे रोड, तो ये आपका जो जगह है जिसको आप कहते हैं लैंड, ये किस में बदल गया? प्रोजेक्ट में बदल गया। जो ये बदले वही बंदा क्या है? प्रमोटर। फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग टू अदर पर्सन, और इरादा क्या है? बनाने के बाद सब में खुद से रहेंगे, बड़ा मजा आएगा, 2 एकड़ रहेगा या 10 एकड़ रहेगा, इसी में रहेंगे, यहाँ पे ही जो ट्रांसपोर्ट सर्विस चलाएंगे, और कभी यहां से कोना तक अपने घर में जाना रहा तो गाड़ी पे बैठ के जाएंगे। कहा गया कि नहीं, इरादा अपने लिए नहीं है, तब तो वो कोठी हो गया, अपना मकान आप बना रहे, लेकिन इरादा क्या है? बेचने का है, तो क्या कहलाएगा? फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग टू अदर, विथ और विदाउट व्हाट? स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर या बिना स्ट्रक्चर के साथ। जैसे कुछ केसेस में वो प्लॉटिंग करते हैं, प्लॉटिंग में जो मकान बना करके नहीं देंगे, पूरा का पूरा डेवलप कर देंगे, ग्रीनरी वगैरह सब रहेगा, और आपका प्लॉट का ये एरिया आप अपने अकॉर्डिंग उसको क्या कीजिए? तैयार कर लिया, आप उसको अकॉर्डिंग बना लीजिए। कहा कि ये दोनों ही चीज किसके कैटेगरी में आया? प्रमोटर। एक तो वो हुआ जो बना करके सब कुछ आपको दे दे, एक वो होता है जो रॉ बना करके देता है और बोलता है बाकी मॉडलर वगैरह आप अपने करेंगे, ये एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। और एक बोलता है इसमें से कुछ ना करूंगा, तो क्या करूंगा? बोला कि बस एरिया एलोकेट कर दूंगा कि यहाँ मकान बनेगा, यहाँ दुकान रहेगा, यहाँ ये रहेगा, हर जगह तक रोड और बाकी चीज कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी चीज करे तो वो क्या कहलाता है? प्रमोटर कहलाता है। एनी डेवलपमेंट अथॉरिटी और एनी अदर पब्लिक बॉडी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लॉट ओन्ड बाय सच अथॉरिटी और बॉडी फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट? सेलिंग। सिंपल सा बात है, कोई और डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसे दिल्ली DDA, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये भी क्या कहलाएंगे? प्रमोटर कहलाएंगे। ये भी क्या कर रहे हैं? लोगों को अलॉटमेंट नहीं करते हैं कि लॉटरी आएगा, ड्रॉ आएगा, बहुत सारे चीज का ये भी ऑफर देते रहते हैं और लोग अप्लाई भी करते हैं, तो कहा इनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। इनके ऊपर, चाहे वो लोकल अथॉरिटी क्यों ना हो। स्टेट लेवल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, इनका काम क्या होता है? लोगों को क्या देना? सस्ते दामों पे अच्छा एकोमोडेशन देना, तो कहा वो भी क्या कहलाएंगे इस एक्ट के तहत? प्रमोटर कहलाएंगे। पर्सन हु एक्ट इटसेल्फ एज व्हाट? बिल्डर या कॉलोनियर, कंस्ट्रक्टर, डेवलपर, स्टेट डेवलपर। कह रहे हैं कि कोई भी पर्सन जो क्या कर रहा है? बिल्डर की तरह या कॉलोनी बसाने वाले की तरह, कॉन्ट्रैक्टर की तरह, वो भी किस कैटेगरी में आएगा? का नाम बदल लेने से नहीं होगा। आपका काम यही ना, आप चीज बना करके दे रहे हैं ना, तो आप क्या कहलाएंगे? आप हर केस में प्रमोटर कहलाएंगे। तो प्रमोटर होने में कोई दिक्कत है क्या? कहा नहीं, दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रमोटर के जो ड्यूटीज हैं और प्रमोटर की जो लायबिलिटी है वो आपको क्या करना पड़ेगा? फुलफिल करना पड़ेगा। अदर पर्सन हु कंस्ट्रक्ट एनी बिल्डिंग और अपार्टमेंट फॉर व्हाट? सेल। या कोई भी और पर्सन जो कंस्ट्रक्ट करा बिल्डिंग अपार्टमेंट, क्या करने के लिए? बेचने। चाहे बड़े लेवल पे DLF हो,
तो भी होगा, छोटे लेवल पे होगा तो भी होगा, क्योंकि इन्होंने बिल्डर, कंस्ट्रक्टर सबको क्या किया है, इस दायरे में लिया हुआ है। क्लियर है प्रमोटर का मतलब? इसका मतलब जिनके भी दिमाग में आइडिया आ रहा है कि रियल एस्टेट में बिजनेस करना है, कहा कि आप कीजिए, लेकिन आप इस एक्ट के अकॉर्डिंग ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड हैं, ऑलरेडी इसके रडार पे हैं। अगर आप सही से करें तो अच्छी बात है, और नहीं करेंगे तो देखिए कैसे पेनलाइज करेंगे। एक वर्ड प्रमोटर हो गया, दूसरा वर्ड क्या हुआ? रियल एस्टेट एजेंट। जल्दी से पढ़ के देखिए क्या समझ रहे रियल एस्टेट एजेंट। तीन लोगों पे जो है वो हमें कहिए रियल में कंसर्न रखना था, जिसमें से दो मेन हुए, प्रमोटर और एजेंट। एक तो अलॉटी हो गए, उन्हें तो बचाना ही है और इन पे लगाम लगाना है। तो यहां पे कहा कि कोई भी पर्सन जो किसके बिहाफ में, कहिए तो एक तरह से प्रमोटर के बिहाफ में, चाहे प्लॉट हो, अपार्टमेंट हो, जिसके लिए वो क्या करते हैं, निगोशिएट करते हैं ना। इनका मकान नहीं है, इनका प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन वहां के लिए ग्राहक लाने का काम करे, वो कौन कहलाया? रियल एस्टेट एजेंट कहलाया। और इसमें साफ लिख दिया है कि चाहे वो अपने आप को किसी नाम से क्यों ना पुकारे, प्रॉपर्टी डीलर, ब्रोकर, मिडिलमैन या जादूगर, का बोला कुछ भी बोले, लेकिन नेचर यही है उसका कि किसी और का मकान और ला करके वो क्या कर रहा है, डील करा रहा है। कोई और का प्रोजेक्ट है, प्रमोटर कोई और है, उस प्रमोटर का जो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट में बहुत सारे फ्लैट्स हैं, उन फ्लैट्स को दिलाने का काम कर रहा है, तो क्या कहलाएगा? रियल एस्टेट। अभी तो सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं, आगे इस पे चाबुक चलेगा, इसीलिए डिफाइन करें कि किसके ऊपर क्या लायबिलिटी है, किसके ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो हम बार बार कहते हैं, कहा कि इस प्रोजेक्ट का मतलब, कहा कि डेवलपमेंट ऑफ अ बिल्डिंग, या बिल्डिंग कंसिस्टिंग व्हाट, ढेर सारे अपार्टमेंट्स हो, या तो नया बना रहे हैं या एग्जिस्टिंग को क्या कर रहे हैं, कन्वर्टिंग एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग। पहले से बना हुआ बिल्डिंग है, उसी को जो है उस प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, थोड़ा बना हुआ था उसी को कैरी ऑन कर रहे हैं, या कोई पार्ट उसका जो है वो पहले बना हुआ था। डेवलपमेंट ऑफ लैंड इनटू किसमें, प्लॉट्स और अपार्टमेंट, खाली मैदान उसको हम बदल रहे हैं इसमें, या आप जो है वो उसकी प्लॉटिंग करके वहां पे जो है वो सिर्फ क्रिएट कर रहे हैं एकोमोडेशन के लायक जो है वो सिचुएशन, तो भी ये सारा चीज क्या कहलाएगा? रियल प्रोजेक्ट, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो है वो कहलाएगा। एंड इंक्लूड द कॉमन एरिया, डेवलपमेंट वर्क, ऑल इंप्रूवमेंट स्ट्रक्चर एंड ऑल ईजमेंट राइट बिलोंगिंग देयर। तो ईजमेंट का मतलब होता है आना जाना, आपका वहां पे पानी, बिजली, इन सारे चीज। तो या तो प्लॉट में ये सारा चीज तैयार कर देना और आप वहां पे बनाएंगे, या हर चीज बना करके आप तक पहुंचाना, चाहे वो अपार्टमेंट हो, चाहे वो कोठी के फॉर्म में, चाहे किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो। सैंक्शन प्लान का मतलब होता है वो साइट प्लान जिनको किसने जो है वो सैंक्शन कर दिया, रेरा ने। और यही हमारे लिए इस केस में क्या है, सैंक्शन या कॉम्पिटेंट क्या कहलाएगा, ऑथोरिटी जो है वो कहलाएगा। अप्रोप्रिएट, अच्छा आप देखते होंगे कि प्लान से डेविएट होता है तो बहुत बार तोड़ भी दिया जाता है, यही तो वो प्लान है। आपको बोला था कि इतना पीछे, इतना छोड़ करके इतना पार्किंग एरिया रहना चाहिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 800 लोगों के लिए यहां एकोमोडेशन बना रहे हैं, हो सकता है फायर ब्रिगेड की गाड़ी आनी रहेगी, आपने कितना जगह छोड़ा हुआ है। कहा ये सारा का सारा चीज आप क्या करते हैं, इसमें मेंशन करते हैं, जो कहां पे दिया हुआ रहता है, सैंक्शन प्लान में, तभी जाकर के उस प्लान को क्या किया जाता है, सैंक्शन किया जाता है। अगर वहां पे ये सुविधाएं नहीं है तो उसको सैंक्शन नहीं किया जा सकता है, हालांकि नहीं करना चाहिए, बोलना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मामले आए जहां पे अथॉरिटी तक पे उंगली उठ गया है कि सैंक्शन तो आप ही ने किया था, क्या सैंक्शन के समय आपको कोई विजुअलाइजेशन नहीं गया? लेकिन कहते हैं ना, किससे किससे झगड़ा करें, सारे से झगड़ा करके तब तो ये एक्ट बनाया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो अथॉरिटी आया उससे चूक हो तो फिर देखेंगे, उनके ऊपर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब
अब यहां पे देखिए यूनियन टेरिटरी और बाकी जो आप पूछते थे वो यहां यूज आएगा। यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये टोटल डिपेंड करता है कि सिविक्स कितना पढ़ा है, नहीं करेक्ट करते हैं, सिविक्स में कितनी पिटाई लगी है, तब आपको ये सब याद होगा, वरना मजाल है ये आप समझ पाए कौन सा चीज, यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर एंड यूनियन टेरिटरी जो है वो विदाउट लेजिस्लेचर का क्या मतलब है। समझ में आता है ये सब बात? आता है? बताइए तो क्या हुआ? जैसे क्यों, कहा इलेक्शन होता ही है तभी मैंने, क्यों और किस में नहीं होता है? चंडीगढ़ नहीं है यूनियन टेरिटरी? चंडीगढ़ कैपिटल है बस, 2 स्टेट ये का। और आपका जो है अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप, दमन एंड ये सब जो उसमें से 2 को तो अब 1 में मिला दिया है। तो ये सब क्या है? ये सब आपके क्या है? यूनियन टेरिटरी है। लेजिस्लेचर का मतलब हुआ जहां पे उनका अपना जो है वो विधानसभा हो, उसको क्या बोल देते हैं? हैविंग इट्स ओन लेजिस्लेचर। जैसे दिल्ली का अपना क्या है? लेजिस्लेचर। और कुछ जगहों पे उनका अपना लेजिस्लेचर नहीं है। तो कहा कि ये सिविक्स निपटते रहिएगा नागरिक शास्त्र से। यहां पे कह रहे हैं कि अगर यूनियन टेरिटरी है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया। यूनियन टेरिटरी ऑफ जो है वो पुडुचेरी है तो कौन सा हो गया? यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। अगर जो है वो दिल्ली है तो सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, उसके लिए कंसर्न अथॉरिटी हो गया। और इसके अलावा अगर कोई स्टेट है तो कौन हो गया? स्टेट गवर्नमेंट। और अगर मामला एक से ज्यादा स्टेट का होगा तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब यहां से शुरू होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पास्ट टेंस में है। थोड़ा सा पास्ट टेंस इसीलिए कि जिस समय हमारा एक्ट बना 2016 से, कहा गया कि नोटिफाई करेंगे एक्ट को और रूल बनाएंगे कितने दिनों के भीतर। अब ये हमारा पास्ट टेंस है या नहीं है? क्यों है? कब का बन गया? उस समय के लिए था रेलिवेंट, आज के लिए नहीं। बोला गया 6 महीने के भीतर इससे रिलेटेड क्या बनाइए? एक्ट को जो है वो इंप्लीमेंट कीजिए और इससे रिलेटेड जितने भी रूल्स बनाने हैं वो रूल्स आप बनाइए। ऑथोरिटी को स्टैब्लिश कीजिए कितने दिनों के भीतर? और अथॉरिटी स्टैब्लिश होगा, इसका मतलब अथॉरिटी उसके ऊपर कहीं कंप्लेन करना है तो क्या करेंगे? कहां जाएंगे? कितने दिन में करेंगे? सब कुछ डायरेक्शन सारा कुछ बताना पड़ेगा। यहां पे कह रहे स्टैब्लिश एपलेट ट्रिब्यूनल। देखिए आ गया एपलेट ट्रिब्यूनल भी, यानी कि पहले तो एक बॉडी और उसके बाद क्या करेंगे? उसके ऊपर भी अगर अपील में जाना है तो कितना समय दिया? तो देखिए रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाइए, एपलेट अथॉरिटी बनाइए, रूल बनाइए, रूल 6 महीने में बनाइए, रेगुलेटरी अथॉरिटी और उसका एपलेट अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट कीजिए कितने दिनों के भीतर? 1 साल के भीतर जो है वो कीजिए। और साथ ही साथ कह रहे टू डेजिग्नेट द एग्जिस्टिंग एपलेट ट्रिब्यूनल। अगर आपको लगता है तो आप चाहें तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? कोई और जो एपलेट ट्रिब्यूनल है उसको भी कह सकते हैं कि यू शैल ऑल्सो विल बी द एप्लीकेट ट्रिब्यूनल फॉर दिस रेरा एज वेल। जब तक नहीं हुआ तब तक। कहने का मतलब कुछ नहीं है, पास्ट टेंस वाली बात है। कहा एक्ट रूल्स बनाइए, अथॉरिटी को इंप्लीमेंट कीजिए, अथॉरिटी बनाइए, एस्टैब्लिश कीजिए उनका ऑफिस और एपलेट अथॉरिटी बनाइए। एक 6 महीने के भीतर, बाकी दोनों चीज कितने दिनों के भीतर? और ये सब समय हमारा बीत चुका है, ये सब गुजर चुका है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब देखिए क्या करना, रियल एस्टेट रेगुलेटरी फंड, सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल बनाना और उन ऑफिसर्स, उन जो है वो एपलेट अथॉरिटी को बनाना जिसके जरिए आप क्या करेंगे? जिसके जरिए आप कंप्लीट जो है उस एक्ट को रेगुलेट करेंगे। ये काम है किनका? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का। लेकिन ये जो सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल है ये क्यों बनाएंगे? ये इसीलिए बनाएंगे क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइज करेंगे कि रेरा में जो प्रोविजन है वो अभी तो ठीक है, लेकिन ये प्रोविजन और क्या होने चाहिए? होना चाहिए। इस लिस्ट में इन चीजों को शामिल करेंगे और इन चीजों को शामिल नहीं करेंगे। इससे रिलेटेड कहीं कोई पैसे या किसी और चीज के लिए अलग से हम क्या बना करके रखेंगे? फंड रखेंगे, ताकि कल के डेट में अगर हमें फंड की जरूरत हुई तो हम इस फंड से उसका क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे रियल एस्टेट से जुड़े हुए चीजों को करने के लिए। अगर कोई भी जो है वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहता है तो साफ तौर पे लिखा हुआ है सेल नॉट, ना तो एडवर्टाइज करेगा प्रमोटर,
ना मार्केट करेगा, ना बुक करेगा, ना सेल करेगा, ना ऑफर देगा, कुछ नहीं करेगा, ना इनवाइट करेगा। कब तक? जब तक रजिस्टरिंग द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विथ कहां पे? रेरा। जब तक इसको कहां रजिस्टर नहीं कर लेता है? रेरा में रजिस्टर नहीं कर लेता। अब रजिस्टर करते वक्त क्या बोला गया? बोला गया सबसे पहला काम आप एप्लीकेशन दीजिए किनको? रियल एस्टेट रेगुलेटरी बॉडी को, इन प्रिस्क्राइब फॉर्म अलोंग विथ क्या लगाइए? फी एंड डॉक्यूमेंट। फी तो हर समय बदल सकता है, जो फी होगा वो फी, और साथ में क्या लगाइए? डॉक्यूमेंट। जरा सोचिए तो इसमें डॉक्यूमेंट में क्या कंटेंट हो सकता है? डॉक्यूमेंट दे कौन रहा है? याद रखिएगा जितने पावर फंक्शन पढ़ रहे हैं, एक बार ऐसा होगा कि पूरे 2 पेज में मैंने दे दिया है और सबको डिस्कस भी कर रहे हैं और एक जगह लिख भी दिया है, ताकि अगर आप उसमें से पढ़ ले सिर्फ एक बार तो कोई भी 5-7 कहीं चिपका सकते हैं। तो वैसे ही यहां पे डॉक्यूमेंट में क्या होगा, जरा खुद सोच करके देखिए। यानी प्रोजेक्ट से रिलेटेड ढेर सारी बातें, और वो ढेर से, देखिए बार बार इसलिए कह रहा हूं ये खुद सोचने के लिए, वरना जब टेक्निकल चीज के बीच में अगर कोई आसान चीज रहे तो उस आसान चीज में अपना एनर्जी बचाइए, और वो एनर्जी तब बचेगा जब इसको कनेक्ट करना सीखेंगे कि क्या इस डॉक्यूमेंट में, क्योंकि हो सकता है सिर्फ आपसे यही क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाट एस्पेक्ट शुड बी मेंशन व्हेन प्रोमोटर इज फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर द प्रोजेक्ट अप्रूवल। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या रहेगा? तो यहां पे उन्होंने जो है वो लिस्ट दिया हुआ है कि डॉक्यूमेंट देखिए रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। देखिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंटेड है। ऑथेंटिकेटेड कॉपी ऑफ अप्रूवल, कि आपको क्या हो गया है, पहले से अप्रूवल मिला हुआ उस प्लान के लिए। ब्रीफ डिटेल ऑफ हिज एंटरप्राइज, हम कैसे जो है वो बिजनेस कर रहे हैं, और पिछले 5 साल में कितने जो है वो हमने लोगों को डुबा दिया है, यानी ब्रीफ डिटेल ऑफ प्रोजेक्ट लॉन्च बाय हिम, पिछले 5 सालों में कितना प्रोजेक्ट उसने क्या किया है, लॉन्च किया हुआ है। प्लान ऑफ डेवलपमेंट वर्क कितने दिन में करेंगे, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट वगैरह है या नहीं, ड्रिंकिंग वाटर, इमरजेंसी इवैक्यूएशन, कौन कौन सा फैसिलिटी वहां पे दिया हुआ है, प्रोजेक्ट का लोकेशन बताइए। साथ ही साथ आप वहां पे परफॉर्मा जो दीजिए अलॉटमेंट लेटर का, जो आप किसको दीजिएगा, जिसमें आप बातों को लिखिएगा, जो किसको दीजिएगा, अलॉटी को। हमें बताइए तो सही किस तरह से आप देने वाले हैं, क्या क्या मेंशन किया हुआ, क्या टर्म्स कंडीशन रखा हुआ है। ये सब जानेंगे तभी तो हम आपके जो है प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, अपने साइट पे अपलोड होने देंगे, वरना हमारे साइट पे अपलोड होते ही तो एडवर्टीजमेंट शुरू हो जाएगा और लोग इससे क्या होंगे, मिसलीड होंगे। डिक्लेरेशन दीजिए, एफिडेविट साथ में लगाइए कि आपने जमीन एक्वायर कर लिया और जमीन आपके नाम से, ये नहीं पता चला भी जमीन का अता पता ठिकाना कुछ भी नहीं है और लोगों को कह रहे हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में क्या कीजिए, पैसे लगाइए। लैंड इज फ्री फ्रॉम व्हाट, ये नहीं कि लैंड तो है लेकिन इस लैंड को क्या किया हुआ है, इसी लैंड पे बैंक से ऑलरेडी लोन लिया हुआ है और यही लैंड दिखा रही कि इसी लैंड पे मैं क्या बनाऊंगा, मकान बनाऊंगा। कल को बैंक के पैसे नहीं चुकता हुए तो बैंक जमीन जो है वो लेगा या नहीं लेगा, तो बैंक जमीन ले लेगा, आपका मकान टिका हुआ रह जाएगा, बैंक धीरे से ऐसे करके नीचे से अपना जमीन निकाल लेगी। कहा नहीं, इसीलिए जो है वो कहीं पे जो है वो किसी भी तरीके से जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, इनकम्बरेंस नहीं होना चाहिए। द टाइम पीरियड विच अंडरटेक टू कंप्लीट द, पहले हमें तो बताइए कितना टाइम लगेगा, कीजिएगा एडवर्टाइज, इसी को एडवर्टाइज कीजिएगा। पूछेंगे आपसे पिछले 5 साल में क्या क्या गुल खिलाए हैं और उसमें नहीं दे पाए और अभी कह रहे हो कि दे देंगे, 2 साल के भीतर ही दे देंगे, और पिछला जो 8 साल से अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो भी चीज होगा आप ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट दीजिए, और 70% अमाउंट जो भी प्रोजेक्ट का आएगा वो आपके अलग अकाउंट में रहेगा और उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ किस में यूज होगा, सिर्फ उस प्रोजेक्ट में खर्च होगा, बाकी और किसी चीज में उसका खर्च नहीं करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट जब आप क्या करते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट जब आप देते हैं, किसको देते हैं, ऑथोरिटी को देते हैं, रेरा ऑथोरिटी को देते हैं, तो वो जो है 30 दिन के भीतर जो है वो या तो अप्रूव करेंगे या क्या करेंगे, डी अप्रूव, या तो एक्सेप्ट या क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। लेकिन कहा एक्सेप्ट रिजेक्ट जो भी करेंगे कितने दिन के भीतर, 30 डेज के भीतर करेंगे। अगर रजिस्ट्रेशन आपका जो है वो सक्सेसफुल है
तब आपको जो है वो यूनिक आईडी मिल जाएगा, लॉगिन आईडी और क्या मिल जाएगा, पासवर्ड। और ये लॉगिन आईडी पासवर्ड का मतलब क्या चीज हुआ, अभी आप जो है वो न्यूज सुनने होंगे, अगर कहीं देखते होंगे तो महुआ मूर्ति ये वाला जो टीएमसी की सांसद है, जिनके ऊपर दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेकर के पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछने का आरोप है। पूरा दुनिया से जुड़े हुए रहिए, बड़ा मुद्दा है ये सब। तो ऐसे केस में कह रहे हैं कि उनको लॉगिन आईडी दिया गया और उनकी आईडी से वो लॉगिन करके वो क्वेश्चन डाले थे, किसी और को परमिशन ही नहीं है वो क्वेश्चन डालने का। ठीक वैसे ही इनको लॉगिन आईडी रहेगा, इनके अलावा कोई और प्रोजेक्ट के बारे में उस साइट पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। अगर ये सब कुछ ठीक रहता तब इनको क्या दिया जाएगा, परमिशन। अब वो क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट का सारा डिटेल साइट पे अपलोड करेंगे, उसका वीडियो डालेंगे, ऑडियो डालेंगे, वहां फोटो डालेंगे और वो सारा इंफॉर्मेशन जो सही है वही डालेंगे। प्रोजेक्ट एग्जम्प्ट फ्रॉम द एम्बिट ऑफ द एक्ट। लेकिन इन प्रोजेक्ट को, सारे प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट आप स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक उसके लिए आपने क्या नहीं किया है, जब तक उस प्रोजेक्ट के लिए आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा लिया है। कहां पे, रेरा पे। लेकिन इसके लिए ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। कब, जब एरिया ऑफ लैंड डज नॉट एक्सीड हाउ मच, 500 स्क्वायर। इतना ही छोटे बड़े एरिया में डेवलपमेंट कर रहे हैं तो रेरा बोलती है ये हमारी तौहीन है। उसमें किसको बनाओगे, किसको बांटोगे, किसके साथ गड़बड़ घोटाला करोगे, हम इसमें नहीं आएंगे। चाहे तो इसको रजिस्टर्ड करो, चाहे तो रजिस्टर ना करो, हमारे वेबसाइट के जरिए उसको करने की जरूरत नहीं। देखिए ना कितना छोटा हो गया, कितना हो गया, 500 स्क्वायर मीटर। 500 स्क्वायर मीटर का मतलब 3.25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मोटा मोटी 1500 गज का। तो 1500 गज के लिए क्या करें, एक आदमी का एक मकान जो होता है नॉर्मली जो है वो 1000 मतलब लोग कर ही लेते हैं। अब इसमें इतने छोटे प्रोजेक्ट के लिए कह रहे हैं कि हम इन, मतलब आप चाहो तो बिना हमारे जो है वो रेरा के साइट पे इसको क्या किए हुए, रजिस्टर किए हुए भी आप इसका एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। या इन केस ऑफ नंबर ऑफ अपार्टमेंट कितना है, उसमें 8 से ज्यादा जो है वो अपार्टमेंट नहीं है। या रिवोकेशन क्या कर रहे हैं, रिनोवेशन, रिपेयर या रीडेवलपमेंट भी कर रहे हैं। यानी बना हुआ मकान है लेकिन कितने दूर में, 500 स्क्वायर फीट से ज्यादा का नहीं है। पहले अपार्टमेंट था कितने से ज्यादा का, 8 से ज्यादा उसमें नहीं है। चाहे अब ये नया बनाइए, चाहे इसको क्या कीजिए, रिनोवेट कीजिए, इसके लिए आपको रेरा के साइट पे इसको पब्लिश करने की जरूरत नहीं है। वेयर द प्रमोटर हैज रिसीव्ड कंप्लीशन सर्टिफिकेट। जब ये एक्ट आया उससे पहले आपका प्रोजेक्ट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो वैसे केस में कहीं भी इस प्रोजेक्ट को जो है वो उस साइट पे डालना जरूरी नहीं है। ठीक है, अभी हमने पोजीशन नहीं दिया है लेकिन हमारा प्रोजेक्ट का कंप्लीशन हो चुका है, रेरा आने के बाद दे रहे हैं, हैंड ओवर कर रहे हैं, लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट हमें मिल चुका है। तो ऐसे केस में उसे जो है वो इस दायरे से बाहर रखा गया। किस दायरे से, कोई भी प्रोजेक्ट बिना रेरा से अप्रूव हुए, बिना रेरा के साइट पे डाले हुए उसका एडवर्टीजमेंट किसी भी तरीके से नहीं हो सकता जब तक वो रेरा से अप्रूव ना हो। उसी के दायरे से इन्हें अलग रखा गया। देखिए जरा ये केस क्या कहता है, इस केस लॉ में क्या कहा गया है। बिल्कुल जो हमने लास्ट पढ़ा है उसी पे सुप्रीम कोर्ट का क्या आया था, क्योंकि बड़े सारे मामले गए कि जो अभी तक कंप्लीट हो चुका है लेकिन पोजीशन नहीं दिया गया वो सब इस दायरे में आएगा। कहा गया कि इस दायरे में नहीं आएगा अगर उसको क्या कर लिया गया है, कंप्लीट कर लिया गया और इससे रिलेटेड आपको क्या मिल गया है, सर्टिफिकेट मिल गया है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड देखा ही था। एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपको जब रजिस्ट्रेशन मिलता है तो वो रजिस्ट्रेशन जो है वो इस चीज के लिए मिलता है कि इतने दिन में आप प्रोजेक्ट को क्या कर देंगे, आपने बताया था ना इतने दिन में हम तैयार कर देंगे। कुछ ऐसे भी सिचुएशन है जिस सिचुएशन में आप उतने दिन में प्रोजेक्ट को तैयार नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये सिचुएशन में कहा गया सिर्फ एक ही सिचुएशन है और वो क्या है, ड्यू टू व्हाट, फोर्स मेजोरी। और फोर्स मेजोरी का मतलब क्या हो गया, एक्ट ऑफ गॉड। यानी कि हो सकता है पॉल्यूशन का लेवल काफी ज्यादा, सुन भी रहे हैं, फिर कंस्ट्रक्शन पे रोक लगा दिया जाएगा। अब वो बोलेंगे कि आपने, हमने जो लिया था तो हमने तो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे लिया, 3 महीने तक अब रोक लग गया मान लीजिए, तो वो कहीं ना कहीं इस टाइम का उनको एक्सटेंशन मिलना चाहिए या नहीं, क्या ये उनके कंट्रोल में था। मान लीजिए कि कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, नहीं हुआ था,
ऐसा कोई सिचुएशन आ गया, ये उनके कंट्रोल में है, ऐसा कोई और भी चीज जो हमने और आपने अभी तक विजुलाइज भी नहीं किया, या हो सकता है कि बाढ़ आया, उस बाढ़ के कारण प्रोजेक्ट साइट पे पानी लगा हुआ था, इसीलिए जो है काम क्या था, बंद था। ये वो चीज, लेकिन याद रखिए इसमें कोई भी वो चीज शामिल नहीं है जो किसके गलती से है, जो प्रमोटर के कारण है, उसको कहीं भी शामिल नहीं किया गया। उसमें अगर हम जो है वो आपको रिलैक्सेशन दे देंगे तो फिर फायदा ही क्या चीजों को बनाने का। कह रहे कि अथॉरिटी जब भी आपको एक्सटेंशन देगा वो एक्सटेंशन दे सकता है, लेकिन पूरा एक्सटेंशन मिला करके कितने से ज्यादा नहीं होगा। अगर आपने 3 साल बोला था, कभी 10 दिन का लिया, 20 दिन का लिया, लेते जाइए, लेकिन ओवरऑल प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन जो है वो कितने से ज्यादा नहीं हो सकता है, 1 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता है। लेकिन अगर जो है वो कभी भी हम एक्सटेंशन को क्या करते हैं, आप रिक्वेस्ट करते हैं, हम आपको एक्सटेंशन नहीं देते हैं, कहा ये तभी रिजेक्ट आप कर सकते हैं जब इनको हम क्या देंगे, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, कि आप जो है वो अपनी बात बताइए। अगर आप उनके बात से सहमत नहीं है तो मत दीजिए एक्सटेंशन, लेकिन उनके बात रखने का पूरा उनको क्या मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपने रजिस्ट्रेशन दिया है तो रजिस्ट्रेशन को आप क्या कर सकते हैं, एवी मूड हुआ तो कर दिया, कहा नहीं। कब, या तो कंप्लेन आपको आया, या आपने जो है वो खुद से क्या किया, देखा, या और कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जिनसे आपको शिकायत आई कि ये प्रोजेक्ट जो है वो चलने लायक नहीं है, या ये गड़बड़ कर रहे हैं, प्रोजेक्ट को उस तरीके से नहीं चला रहे हैं। अगर ऐसा है तो इस केस में अगर उन्होंने क्या देखा, प्रमोटर मेक्स डिफॉल्ट, इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोजेक्ट को तैयार नहीं कर रहे हैं। दूसरा, वायलेट कर रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशन पे, जिस टर्म्स कंडीशन पे आपको हमने परमिशन दिया था, आप उस टर्म्स कंडीशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं। प्रमोटर इज इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ व्हाट, अनफेयर प्रैक्टिस के लिए, यानी कि फॉल्सली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कौन कौन सा जो है वो ग्रेड और कौन कौन सा तरह का काम आप जो है वहां कर रहे हैं। आप झूठ मूठ का जो है वहां बता रहे हैं कि स्विमिंग पूल भी होगा, आप कह रहे हैं कि यहाँ ऐसी फैसिलिटी होगी, यहाँ जो लोग रहेंगे कि अपने रूम में बैठे बैठे बटन दबाएंगे और कहीं दिक्कत हुआ तो सीधे वहां पे जो है वो वॉचमैन पहुंच जाएगा, या आपको कहीं कोई दिक्कत होगा तो ड्रोन से जो है वो आपको जो है वो जो ब्रेड पहुंचाया जाएगा, बिस्किट पहुंचाया जाएगा, खिड़की के रास्ते से बस आप चीजों को ले सकते हैं। सर्विस को ही तो आप बोल रहे हैं, अगर ये सही में दे रहे हैं तो क्या ये मिसलीडिंग होगा, और अगर सही में दे रहे हैं तो कहीं भी वहां पे वर्ड ही नहीं आएगा, कौन सा वर्ड, अनफेयर प्रैक्टिस। अगर इनमें से कोई चीज कर रहे हैं तो आपको जो रजिस्ट्रेशन दिया वो पूरे राज्य के सम्मान के साथ क्या कर लेंगे हम, वापस। अब उस केस में कस्टमर और कंज्यूमर का क्या होगा वो बात आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल प्रमोटर से तो निपट लें कि प्रमोटर के ऊपर इतने सारे क्या बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं। कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड टू द प्रमोटर शैल नॉट बी रिवोक, जब तक उनको हम कितने दिन का नोटिस ना दे दें, 30 दिन का नोटिस दें। कारण बताओ नोटिस, सो कॉज नोटिस बोलते हैं कि बताइए हम आपके ऊपर कोई कार्रवाई शुरू क्यों ना करें, हम आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल क्यों ना करें। ऑथोरिटी अपॉन द रिवोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड, एक बार रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, अब आपका रिवोक हो गया, कैंसिल हो गया। अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, हमने आपको मौका दिया, नोटिस दिया, बात रखने का मौका दिया, सब सुना, सारे दलील सुनने के बाद आप नालायक निकले, सही में अनफेयर प्रैक्टिस कर रहे थे, टर्म्स कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे थे, जिस अकॉर्डिंग आपको क्या किया था, परमिशन दिया था, इस एक्ट को कॉन्ट्रावेन कर रहे थे। अगर ऐसा है तो डिबार द प्रमोटर फ्रॉम एक्सेसिंग इट्स, क्योंकि उस वेबसाइट पे जाकर के तो सारा क्या करते थे आप, प्रोजेक्ट अपना अप करते थे, उसका प्लान दिखलाते रहते थे, फोटो दिखलाते थे, अब आपको उसका एक्सेस क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। स्पेसिफाई हिज नेम इन द लिस्ट ऑफ व्हाट, ताकि आपको ध्यान रहे, अगली बार जब ये बड़ा बड़ा तोप एडवर्टीजमेंट करे तो आपको पता है ये तो उस लिस्ट में शामिल है, ये तो क्या है, डिफॉल्टर है। यही काम जो है वो आरबीआई भी कर रही है। अगर कोई एनबीएफसी या बैंक गड़बड़ घोटाला करता है तो डिफॉल्टर के लिस्ट में डाल देता है, लेकिन आप वो चेक कहां करते हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, यूजीसी के साइट पे जाइए, यूजीसी ने जो है वो लिख दिया है कि इन यूनिवर्सिटीज को हम मान्यता नहीं देते हैं, इनका जो है वो कोई भी जो है वो कोर्स को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लिखा हुआ है। लेकिन आप बिना कुछ सोचे हुए कितने ऐसे यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे एडमिशन लेते हैं और बाद में पता चलता है जा इस सर्टिफिकेट का तो कोई जो है वो इंपॉर्टेंस ही नहीं है, इसकी इस डिग्री का तो कोई वैल्यू ही नहीं है।
लेकिन क्या हमें वो चेक नहीं कर लेना चाहिए? आप चेक करते हैं, आपको एक टी शर्ट लेना रहता है 200 रुपए का, तो फ्लिपकार्ट पे भी चेक करते हैं, अमेजोन पे भी चेक करते हैं, मिंत्रा पे भी करते हैं, मीशो पे भी कर लेते हैं कि देख लेते हैं किस पे जो है वो क्या मिल रहा है, कम में मिल रहा है। लेकिन करियर का इतना बड़ा डिसीजन, जब जो है किसी कोर्स में एडमिशन लेने लगते हैं तो बस इतना देखते हैं, वर्मा जी की बेटी ने लिया तो पीछे पीछे हम भी ले लेते हैं। कुछ दिनों का तो साथ रहेगा, उसके बाद तो फिर ये समा कल होना हो। तो यहाँ पे जो है इन्होंने जो है वो आप ही लोगों के लिए, या जो भी जो है वो पर्सन अलर्ट और अटेंटिव है, लिमिटेशन एक्ट तक कहता है कानून उसी के लिए जो अपना जो है वो क्या कर सके, चीजों के लिए खुद अलर्ट रहे। तो वो लिस्ट कहां पे डाल देगी? अपने वेबसाइट पे डिफॉल्टर के लिस्ट में डाल देगी। फैसिलिटेट द रिमेनिंग डेवलपमेंट वर्क। डिबार का मतलब क्या होता है? वंचित कर दिया जाना। वेबसाइट पे गलती से भी कोई एंट्री नहीं करेगा, उसका लिस्ट जो, उसका नाम जो है वो डिफॉल्टर के लिस्ट में डाल दिया, अगला कोई फैसिलिटी उसको प्रोवाइड नहीं होगा, ना वहां पे पानी, ना वहां पे बिजली, ना वहां पे और किसी भी तरह की कोई सुविधा जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाएगी। डायरेक्ट द बैंक होल्डिंग द प्रोजेक्ट अकाउंट फ्रीज द अकाउंट। 70% जो अमाउंट वहां पे रखा हुआ है तुरंत ऑर्डर देंगे कि उस अकाउंट को क्या कर दो, फ्रीज कर दो, क्योंकि उसी अकाउंट से तो पैसे निकाल के भागेंगे, क्योंकि अभी तो अथॉरिटी वही है, ऑथराइज पर्सन तो वही है, सिग्नेटरी तो वही है, यूज तो करेंगे ही, पैसे तो निकालेंगे। तो वहां पे जो है वो ऑर्डर दे दिया। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ व्हाट? अलॉटी। अब ये इंटरेस्ट का मतलब है किसको कितना कंपनसेशन मिले, किसका पैसा लौटाया जाए, उस जगह के बदले किस जगह उनको अलॉटमेंट कराया जाए। हो सकता है कुछ लोग बोलेंगे पैसे नहीं चाहिए, मकान ही दिलवा दो, कुछ लोग बोलेंगे नहीं हमें पैसे ही दिलवा दो। तो उस केस में सारा चीज जो है वो ये देखेंगे। ये कब? जब आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया गया। और आप हैं कौन इस समय? प्रमोटर होता कौन है? जो किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर के आए। ये प्रोजेक्ट रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है, जिसमें वो या तो प्लॉट, बिल्डिंग, अपार्टमेंट, ये सब लोगों को क्या कर रहे हैं, इसी पर्पज से दे रहे हैं, सेल के पर्पज से कर रहे हैं, ना कि अपने रहने के लिए कर रहे हैं। ऑब्लिगेशन ऑफ अथॉरिटी अपॉन लैप्स ऑफ ऑन द रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो चीज आपने यहां देखा है वही इनके ऊपर, अथॉरिटी के ऊपर कहा गया है कि आप ये ध्यान रखिए कि किसी भी शर्त पे जिसका रिवोकेशन आपने किया है लाइसेंस का, वो मार्केट में इन नहीं कर पाए। जो जो आपने यहां पे उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया है, रियल में वो रेस्ट्रिक्शन क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। आपने उनको डिफॉल्टर के लिस्ट में जो बोला था रखेंगे, क्या डिफॉल्टर में रखा? क्या उनकी फैसिलिटी आपने बंद की? क्या अकाउंट उनका क्या हुआ है, फ्रीज हुआ है या नहीं हुआ है? ये बात किसके बारे में था? प्रमोटर। इसमें 3 मेन किरदार, एक है प्रमोटर, एक है एजेंट और एक है अलॉटी। अलॉटी तो जो है वो बेचारा मासूम, उसी को बचाना है 2 बागर बिल्लों से। एक कौन है? प्रमोटर, और एक है एजेंट। बेसिकली क्या करता है? एजेंट का काम है कमीशन लेना प्रमोटर से, और उसके बेसिस पे उसके प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो प्लॉट वगैरह हैं, जो फ्लैट हैं, जो अपार्टमेंट है, उसको वो क्या करेगा, बेचेगा। प्रमोटर जो है वो शायद 800 अपार्टमेंट बना रहा है, लेकिन इसमें 400 या 200 या 100 या 50 एजेंट हो सकते हैं जो उसकी क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। वो उनको कमीशन देंगे, जितने फ्लैट वो बेचेंगे बस उनको उतने के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। ये सैलरी बेस्ड कम होता है, कमीशन बेस्ड ज्यादा होता है। कुछ जगह सैलरी भी चलता है लेकिन कमीशन बेस्ड ज्यादा होता है। इसीलिए एजेंट जो है वो कुछ भी बोल करके कोई भी प्रोजेक्ट को क्या कर देते हैं, सेल आउट कर देते। तो यहां पे बोला कि कोई भी एजेंट तब तक फैसिलिटेट जो है वो नहीं करेगा जब तक उसने अपने आप को क्या नहीं कर लिया है, रजिस्ट्रेशन नहीं। कहा कि सिर्फ प्रमोटर को रोकने से नहीं होगा, बल्कि प्रमोटर की चीज को जो बेचने वाले होते हैं उन पे भी लगाम लगाना क्या है। देखिए, एक सबसे ऊपर वाले पोजीशन पे, एक जो लोगों तक चीजों को पहुंचा रहा है, क्या कह रहे हैं हम, दोनों को जो है वो क्या करना होगा, रेस्ट्रिक्ट करना होगा, तभी हमारा काम होगा। और इन्होंने कहा आप एप्लीकेशन दीजिए इसके लिए। जब आप एप्लीकेशन देंगे किस चीज के लिए, रजिस्ट्रेशन, एज प्रमोटर या एज एजेंट, एज आप रियल एस्टेट एजेंट देंगे, तो ग्रांट अ सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर रियल एस्टेट एजेंट फॉर एंटायर स्टेट। एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा पूरे स्टेट में। आप किसी भी प्रमोटर के प्रोजेक्ट को क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, उसके लिए एजेंट का काम आप कर सकते हैं। बार बार आपको जो है अलग अलग जो है वो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर रीजन, या तो एक्सेप्ट कीजिए या क्या कीजिए। अगर रिजेक्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा। और अगर जो है वो आपने ना एक्सेप्ट किया
ना जो है वो रिजेक्शन जो है वो कन्वे किया, ना ही जो है एक्सेप्ट किया, ये कन्वे किया, तो क्या माना जाएगा? इस केस में यहाँ पे डीम्ड अप्रूवल माना जाता है और आपको माना जाएगा कि आपको रजिस्ट्रेशन क्या हो गया है, मिल गया है। एवरी रजिस्ट्रेशन शैल बी वैलिड फॉर सच टाइम, दिखा हुआ रहेगा कि कितने दिन के लिए आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो मिला हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कभी भी ऐसा लगता है कि आप जो है वो कैपेबल नहीं है या आप उस तरीके से जो है वो काम नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से आपको क्या करना चाहिए था, काम करना चाहिए था, तो वैसे केस में ये क्या करेंगे? वैसे केस में आपके जो है रजिस्ट्रेशन को ये रिवोक कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले वो आपको क्या करेंगे? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर जो है वो प्रोवाइड करेंगे। फंक्शन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट, रियल एस्टेट एजेंट का क्या फंक्शन होगा? ये जो है वो फैसिलिटेट करेगा पोजीशन ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट। अगर रियल एस्टेट एजेंट को लेकर के दिमाग में दिक्कत आए तो बस प्रॉपर्टी डीलर दिमाग में रखिएगा, क्योंकि वो एग्जाम्पल ही है इसका। वो आप तक जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। कौन सा इंफॉर्मेशन? कि जिस आप प्लॉट को लेने जा रहे हैं, जिस फ्लैट को लेने जा रहे हैं, जिस अपार्टमेंट को आप लेने जा रहे हैं, उसके क्या क्या फीचर हैं, कितने रूम है, कितना एरिया है, कितना स्पेस है, पार्किंग मिलेगा या नहीं मिलेगा, वहां किस किस तरह का सेफ्टी मेजर्स लगा हुआ है। मेंटेन एंड प्रिजर्व सच बुक ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड, जितने भी लोगों को उन्होंने अपने थ्रू जो है वो क्या किया है, मकान दिलवाया है या चीजों को दिलवाया है, उसके लिए वो क्या करेंगे? उन सारे लोगों के लिए जो है वो अपना एंट्री करके रखेंगे कि मैंने थ्रू इस प्रमोटर का ये वाला चीज जो है वो इस पर्सन को क्या किया है, प्रोवाइड करवाया है, और इसके लिए मुझे इतना % कमीशन जो है वो क्लाइंट से मिला है यानी कि अलॉटी से मिला है, और इतना जो है वो कंसर्निंग प्रमोटर से मिला है। नॉट इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन व्हाट, अब अनफेयर का मतलब है झूठ बोलना, कि आप जो है वो फॉल्सली रिप्रेजेंट करते हैं कि ये सर्विस है या इस क्वालिटी का इसमें जो है वो इस्तेमाल किया गया है छड़, आप कहते हैं कि इसमें रुंगटा सरिया ही लगाया गया है, टीएमटी बार, तो जबकि अगर उसमें सही है तो सही है, लेकिन उसमें लगा हुआ है कामधेनु टीएमटी बार और आपने बोल दिया रुंगटा, तो ये क्या हो गया? अनफेयर हो गया। रिप्रेजेंटिंग दैट प्रमोटर जो है वो एफिलिएटेड है और भी जगहों से, यानी कि जापान के किसी खास कंपनी के साथ मिल करके ये प्रोजेक्ट क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, और इसमें कितना भी भूकंप आएगा तो मकान एवी हिल करके फिर ऐसे ही हो जाएगा, ना ऐसे रहेगा ना ऐसे रहेगा, और जरा सा भी दरार वगैरह नहीं आएगा, क्योंकि खास तरीके का जो है वो आपका अर्थक्वेक प्रूफ बनाया हुआ है जापान के खास कंपनी के साथ मिल करके। सही में मिल करके है तो कोई बात नहीं है, और नहीं है तो क्या हो गया? यही सब आपका जो है वो अनफेयर जो है वो प्रैक्टिस हुआ, किसी भी सर्विस को लेकर के या कोई क्वालिटी को लेकर के, या जितना बड़ा एरिया मिल रहा है वो झूठ सही बताना। पार्किंग दे नहीं रहे हैं और आप बता रहे हैं पार्किंग, पार्किंग मान लीजिए सिर्फ कार की आप कह रहे हैं, एक कार की भी पार्किंग है, एक 2 व्हीलर की पार्किंग है, ये सारा कुछ आया किस चीज में? इनके अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के दायरे में। अब हमने जितनी भी बातें पढ़ी है अभी प्रमोटर के, उन्हीं चीजों को मैंने एक जगह जो है यहाँ पे रखा है, और वो एक जगह इसीलिए रखा है ताकि इतने दूर जो हमने पढ़ लिया उसी में से हम फंक्शन बता सकते हैं। किसका फंक्शन? प्रमोटर का। लेकिन यहां जो मैंने किया है वो इसीलिए ताकि आप एक बार उन चीजों को क्या कर पाए, रिकॉल। तो देखिए जितने भी यहाँ पे सारे चीज हैं वो सब जो हैं वो वही सारे चीज हैं जो हमने किया है, सिर्फ उस जगह हम लोग चलेंगे जिस जगह मैंने जो है वो हाईलाइट किया है। प्रमोटर शैल बी ऑब्लाइज्ड टू रेक्टिफाई विदाउट फर्दर चार्ज 30 days एनी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। जो इधर डिस्कस नहीं किया है वो हम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि प्रमोटर ने पोजीशन दे दिया, समय पे पोजीशन दे दिया, अगर उन्होंने समय पे पोजीशन दे दिया तो पोजीशन के बाद ही तो हमें पता चलेगा कि किसी तरह का कोई दिक्कत है, पानी नहीं आ रहा है ठीक से, या जो है वो फलाने पाइप में आता है इसमें नहीं आता है, या और भी किसी तरह का स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। आप घर में शिफ्ट किए तब आप देख रहे हैं कि जब आपने सोचा कि इस पे जो है वो वॉलपेपर वगैरह लगाते तो बंदा बता रहा है सर यहाँ कुछ और दूरी है, वहां कुछ और दूरी है, मतलब दीवार साइड टेढ़ा है या थोड़ा इंक्लाइंड है। ऐसा कोई भी डिफेक्ट है जब आप उनको बताते हैं तो कह रहे हैं कि विद इन 30 days वो क्या करेंगे,
उस चीज को ठीक करना शुरू कर। देखिए 30 दिन के भीतर तुरंत ठीक नहीं हो जाएगा, बट वो स्टार्ट कर देंगे। उसके लिए क्या लेना, स्टेप लेना, ताकि वो प्रॉब्लम क्या हो जाए, 30 दिनों के भीतर रिजॉल्व हो जाए। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई कंस्ट्रक्शन वर्क मेजर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, तो क्या होगा, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट इट शुड बी स्टार्टेड विद इन हाउ मेनी डेज, 30 डेज। इसलिए लॉ ने स्टार्ट वाला डेट नहीं बोला है, सीधा सीधा बोला है कि 30 दिन के भीतर हो जाना चाहिए। और अगर नहीं होगा तो ये खुद रेरा को बतलाएंगे कि ये काम हमने तो शुरू कर दिया है, लेकिन बॉस 30 दिन में इसीलिए नहीं हो सकता है क्योंकि काम ही थोड़ा क्या है, ज्यादा बड़ा है। तो रेरा फिर अच्छे से सुनाएगा कि जो मकान बनाया है उस मकान में एक फ्लैट में इतना स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है कि उसको ठीक होने में कितने दिन से ज्यादा लगेगा। और अगर ऐसा लगेगा तो देखिएगा आगे फाइन पेनल्टी है 5%, 10% तक प्रोजेक्ट कॉस्ट का इनके ऊपर क्या लग जाता है, फाइन पेनल्टी। और फाइन पेनल्टी के अलावा कंपनसेशन जो किनको ये पे करेंगे, जो इन्हें जो है वो पे करना पड़ेगा, एलओटी को करना पड़ेगा। लेकिन आपके लिए ये समय कितने दिन का दिया हुआ है, आपके पास समय है 5 साल का। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, कितने दिन में ढूंढ लीजिए, 5 साल के बाद स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को वो रिड्रेस नहीं करेंगे। प्रमोटर शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू पे द एग्रीव्ड एलॉटी अप्रोप्रिएट कंपनसेशन। क्या करने में, अगर नहीं कर पाया तो क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। प्रमोटर शैल नॉट ट्रांसफर और असाइन हिज मेजॉरिटी राइट एंड लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ रियल एस्टेट विदाउट ऑब्टेनिंग। कम से कम कितने लोगों से जो है वो इन्हें प्रायर कंसर्न लेना पड़ेगा। अगर प्रमोटर ये किसी और प्रमोटर को दे रहा है डेवलप करने के लिए, तो वैसे केस में कहा गया कि जो 2/3 मेजॉरिटी से जो है वो कौन हाँ बोले, एलॉटी, तभी वो क्या कर सकता है, शिफ्ट कर सकता है, अदरवाइज उसे ही करना पड़ेगा। ऑब्टेन ऑल सच इंश्योरेंस। इस इंश्योरेंस का क्या मतलब है, अब आपने मकान बनाना शुरू किया, पहले देखते हैं पूरा का पूरा ढलाई होना शुरू हो जाता है और तब बाद में जो है वो वर्क शुरू होता है, उसमें किसी भी तरह का इंटीरियर वगैरह या प्लास्टर जैसा चीज हो सकता है, उसी दौरान किसी तरह का कोई जो है वो वॉर्ड या कोई और चीज छिरे, उस पर गिरे और स्वाहा। देख ही रहे कितने मकान, कितने चीज जो है वो खत्म हो गए। यूक्रेन को छोड़िए, अब तो ताजा ताजा वाला फिलिस्तीन और इसका देख लीजिए, कितने बड़े बड़े चीज जो है वो खत्म हो गए। या कोई अर्थक्वेक जैसा चीज आया, उसमें कहीं नुकसान हो गया, कहा गया कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि इसका क्या ले लेंगे, इंश्योरेंस ले लेंगे, ताकि ये रोना नहीं रोएंगे कि बाय एक्ट ऑफ क्या हुआ है, गॉड। क्योंकि आप रोइए बाय एक्ट ऑफ गॉड और आपसे हम कंपनसेशन किनको दिलाएंगे, हम दिलाएंगे एलॉटी को। तो बेहतर है आप भी उसके लिए क्या कर लीजिए, इंश्योरेंस। और इतना ही नहीं, बाद में ये इंश्योरेंस ट्रांसफर भी कर दीजिए, किसके नाम से, एलॉटी के नाम से, ताकि कल के डेट में अगर कुछ ऐसा हो तो जो उस मकान में रह रहा है उसको क्या, आप अपने मकान का भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं और उसमें किस किस केस में होगा सब लिख सकते हैं, आग से, भूकंप से, हर तरह का क्लॉज। अगर आप 100% जो है वो किसी भी चीज के होने पे भी, इवन इन केस ऑफ वॉर तक का आप ले सकते हैं, प्रीमियम का अमाउंट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। प्रमोटर शैल ऑन डिमांड बाय एलॉटी रिटर्न द अमाउंट रिसीव्ड बाय in respect of that apartment building with interest and compensation। अगर आपने समय पे जो है वो नहीं दिया, कौन सा चीज, पोजीशन, तो वैसे केस में कहा गया कि अगर एलॉटी कहता है कि आपने समय पे नहीं दिया तो हम इंटरेस्ट वगैरह आगे नहीं लेंगे, मेरे पैसे क्या कर दो, मेरे पैसे वापस दे दो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनके पूरे के पूरे पैसे इंटरेस्ट के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। अगर वो तैयार हो जाते हैं कि इतना टाइम और देंगे तो उस केस में भी आप उनको इंटरेस्ट पे करते हैं, आगे बात करेंगे। प्रमोटर शैल कंपनसेट द अलॉटी इन केस ऑफ एनी लॉस कॉज ड्यू टू व्हाट, डिफेक्टिव टाइटल ऑफ द लैंड। आपका जो है जो जमीन लिया था, उस जमीन में कोई डिफेक्टिव टाइटल है जिसके कारण जो है वो जमीन आपका नहीं रहा, बाद में पता चला का ऐसा कुछ है, तो 2 साल तक इंतजार कर रहे थे जो अलॉटी है कि 2 साल 3 साल अब हमें मिलेगा, और बाद में आप रियल में केस हार चुके हैं कि जो वो लैंड है उस पर आपका टाइटल जो है वो सही नहीं था, डिफेक्टिव ये था, का आप भुगतो। अगर ऐसा कुछ है तो आप उनको क्या करो, किनको कंपनसेट करो, अलॉटी को जो है वो कंपनसेट करो, क्योंकि अब शायद आप दूसरे जगह प्रोजेक्ट बनाने वाले हो। अगर वो कहते हैं मंजूर है तो कंपनसेट कीजिए, इंटरेस्ट दीजिए, और जब तक मकान तैयार नहीं हो जाता तब तक का उनको इंटरेस्ट मंथली जाता रहेगा। अगर वो बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं तो
तो कुछ नहीं, ये देखिए दिया हुआ था इससे पहले वाले में कि आप उनको क्या करेंगे, उनके सारे पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस देंगे। अगर वो तैयार हो जाते हैं एक्सटेंशन देने को या किसी और जगह जाने को, तो जब तक उनको पोजीशन नहीं मिल जाता तब तक उनको क्या करते रहेंगे, तब तक आप उनको जो है वो मंथली जो है वो इंटरेस्ट पे करते रहेंगे जब तक उनको पोजीशन नहीं मिल जाता है। द प्रमोटर शैल बी लायबल टू बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म, कितने दिनों तक, 3 साल का, और फाइन हो सकता है 10% ऑफ व्हाट, एस्टिमेटेड कॉस्ट। जितना कॉस्ट था किसका, प्रोजेक्ट का, अगर 100 करोड़ का प्रोजेक्ट था तो 10 करोड़ तक है। ये प्रोजेक्ट के बेसिस पे उन्होंने अमाउंट नहीं रखा है। जितना बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा अगर गड़बड़ी हुआ तो उतना ही ज्यादा आपका क्या बनेगा, मॉनेटरी फाइन बनेगा। और ये तो है ही, फ्री लंच, फ्री डिनर, फ्री एकोमोडेशन। क्या ये कंपनसेशन का अमाउंट है? नहीं। ये कौन सा अमाउंट है? ये तो अथॉरिटी को, ये तो पेनल्टी देंगे। जो कंपनसेशन दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो तो अलॉटी को दे रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी को पेनल्टी के रूप में जा रहा है। द प्रमोटर शैल बी लायबल टू पेनल्टी विच एक्सटेंड टू हाउ मच, 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। किस केस में? इंफॉर्मेशन आपने क्या दिया है, आपने अनफेयर प्रैक्टिस किया था, इंफॉर्मेशन दिया था फॉल्स, तो 5% तक। देखिए हमेशा किससे ये कोरिलेट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कॉस्ट। और देखिएगा जब बारी आएगी एजेंट की, रियल एस्टेट एजेंट की, तो उसके केस में भी जितने के लिए वो हमसे डील कर रहा था उसका, और प्रमोटर के केस में किससे रिलेटेड रहेगा, पूरे के पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट से रिलेटेड रहेगा। प्रमोटर शैल बी लायबल टू पेनल्टी 5% तक का, किस केस में, अगर इसके अलावा अनफेयर या कोई और चीज के अलावा रहा तो, जो नहीं इसमें लिखा हुआ है तो कितने परसेंट का, 5% का। लायबल फॉर अ पेनल्टी फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच डिफॉल्ट कंटिन्यू, ये तो हुआ एक बार गड़बड़ी होने पे। जब तक ये गड़बड़ी मेड गुड नहीं कर लेते हैं तब तक लगातार आपका क्या चलता रहेगा, एवरी डे पेनल्टी जो है वो कंपाउंड होता चला जाएगा, कैलकुलेट होता चला जाएगा। लेकिन ये कहां तक हो सकता है, एक तो 5% आपको लगा, दूसरा हर दिन का लगता रहेगा। अगर 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 5 करोड़ रुपया का पेनल्टी लग गया, और हर दिन का कैलकुलेट होते होते, एक्यूमुलेट होते होते कितना तक जा सकता है, अनदर 5 करोड़ भी हो सकता है। आप कहिएगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये क्रिमिनल ऑफेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, जहां पे सिर्फ और सिर्फ फाइन पेनल्टी देने से भी अब काम नहीं चलेगा। अब आपके लिए कौन सा प्रोविजन है, आप अरेस्ट होंगे, आप इंप्रिजमेंट में जाएंगे। अगर अमाउंट उससे भी ज्यादा होगा, उतने दिनों तक भी आपने उस चीज को ठीक नहीं किया तो। हु फेल्स टू कंप्लाई विथ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑर्डर और डायरेक्शन गिवन बाय अथॉरिटी, अथॉरिटी ने कहा आपने प्रोजेक्ट को डिले किया है, लोगों के सारे पैसे 12% इंटरेस्ट के साथ अगले 3 महीने के भीतर पे करें। सुना दिया गया आपको यह ऑर्डर, आपने वो नहीं किया। नहीं किया तो चूंकि नहीं किया, इसके लिए जो है वो कितना, पहले जो है वो 5%, और फिर जो है वो जब तक नहीं दे देते हैं तब तक क्या रहेगा, तब तक ये जो है वो चलता रहेगा अगले 5% तक वाले में। कब, जब आपने उनके ऑर्डर को फॉलो, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दिया है तो भी कितना है, 5% है। इसमें जो है एक केस है, जरा देखिए ये केस कहता क्या है, खुद से पढ़िए एक केस को, कि जो हमने देखा है ब्लू में जो है खास तौर पे उसको जरूर देखिएगा कि क्या हमने ये बात नहीं पढ़ा है। यही चीज जो है यहां डिसाइड हुआ है, किसने डिसाइड किया है, इसीलिए केस इंपॉर्टेंट है। एक राउंड रीड कीजिए फटाक से। क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट का?
इसका मतलब अलॉटी को राइट दिया। अलॉटी की मर्जी है, अगर डिले हुआ है तो वो अगर टिके रहना चाहता है तो टिके रहे। उस केस में देखिए एवरी मंथ का क्या दे, यही दोनों जगह जो मैंने ब्लू आपको कहा पढ़ने के लिए। अगर वो कहता है कि नहीं मैं तैयार हूं, आप जितने दिन का कह रहे हो उतने दिन रुकते हैं, तो हर महीने का क्या दीजिए, इंटरेस्ट, क्योंकि अब टाइम से डिले हो गए हैं। और नहीं तो अगर वो कहता है मुझे पैसे दो, तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट के साथ देंगे, क्योंकि पैसे तो वो बहुत दे चुका है, उतने दिन का उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। ये जो है वो राइट्स और ड्यूटी है किसके, कहा कि बड़ा सिंपल सा चीज है, कहा कि आपके लिए इतना चीज बना करके दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी चौधरी बन जाएंगे। अलॉटी को वो कह रहे हैं, यानी आपका सबसे पहला चीज है कि ये आपका राइट है कि आप इंफॉर्मेशन लीजिए, एंटाइटल है इसके लिए। आपको स्टेज वाइज जो है वो कंप्लीशन का रिपोर्ट मिलना चाहिए। ये सब आपके क्या है, राइट्स हैं। आप जो है वो एंटाइटल है क्या करने के लिए, क्लेम द पोजीशन। अब देखिए मेरे लिए बस यही 2-3 लाइन और आपके लिए भी यही लाइन होने चाहिए याद रखने वाले। एंटाइटल टू क्लेम द रिफंड ऑफ अमाउंट पेड अलाउंड विथ व्हाट, ये सब राइट है या ड्यूटी है, राइट्स है। entitled to have necessary document and plan after handing over the physical possession। जब फिजिकल पोजीशन मिल गया तो भी मकान का सारा नक्शा, किधर से पाइप गया हुआ, किधर से वायरिंग हुई, ये सारा डॉक्यूमेंट रखने का उनको राइट है। रिस्पॉन्सिबल, अब देखिए क्या आया ये, टू मेक नेसेसरी पेमेंट इन अ मैनर विद इन व्हेन द टाइम स्पेड, ये जो है वो ड्यूटी है या राइट है। पैसे आप भी समय पे दीजिए, वरना प्रोजेक्ट कैसे चलेगा। आपके जो ईएमआई बनते हैं वो समय पे आप क्या करेंगे, पे करेंगे। और अगर आपने डिले किया है तो उसका क्या देंगे, आप जब इंटरेस्ट ले सकते हैं तो आपको जो है वो डिले से पेमेंट हुआ है तो क्या करेंगे, आप डिले करें पेमेंट में तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट में। इसी ग्राउंड पे जो है वो प्रमोटर के ऊपर इतना जो है वो चीज लगा है, क्योंकि अलॉटी के चीज को उन्होंने देखा और कहा कि जब हमसे वो डिले होने पे ईएमआई में थोड़ा डिले हो जाए तो हमसे क्या ले लेते हैं, इंटरेस्ट ले लेते हैं। तो उनको पोजीशन देने में डिले हो रहा है तो सिर्फ हम इस बात से क्यों खुश हो कि हमें मकान तो मिल गया है, नहीं, मकान तो मिलेगा ही, वो तो हमारा राइट है, साथ में क्या मिलना चाहिए। और इतना ही नहीं, अगर हमसे एक बार से ज्यादा 3-4 बार से ज्यादा डिले हो जाता है तो हमारे पैसे फॉरफिट कर लिए जाते हैं और बोला जाता है कि पैसा भी गया और मकान भी नहीं मिलेगा। अब आपको ये नहीं मिलेगा, हम किसी और को सेल आउट करेंगे, वरना हमारा प्रोजेक्ट कैसे पूरा होगा। तो ऐसे ही अगर वो नहीं दे रहा है तो ऐसे केस में हमारे पैसे दो और सारे पैसे पे क्या दो, और हम अब नहीं लेंगे इनका प्रोजेक्ट का। बिल्कुल ठीक है भाई, दोनों तरफ से बराबर बात होनी चाहिए। shall participate towards the formation of association or society or cooperative society of the allotee। shall लिखा हुआ है, वहां पे जो एसोसिएशन बन रहा है उसका आप क्या बनेंगे, पार्ट बनेंगे। और उस केस में आप सुनते होंगे कि मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह होता है, जो आप कभी भी जो है वो प्रमोटर को नहीं दे रहे हैं। जब लोग रहना शुरू कर देते हैं, पोजीशन मिल जाता है, तो वैसे केस में भले उस मकान में आप ताला बंद करके रहें, लेकिन अगर अच्छे सोसाइटी में आपने लिया हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो मेंटेनेंस कॉस्ट 30-30 हजार का है। बहुत छोटे में भी जो है वो 2000-3000 है। और जो डीएलएफ का आपका जो है वो 15-15, 20-20 करोड़ का एक फ्लैट है, उसमें 30-30, 40-40 हजार मेंटेनेंस है। इट इज एज गुड एज रेंट। लेकिन वो मकान भी अलग तरह का, अलग अलग तरह की फैसिलिटी है जो देते हैं। तो कहा ये देना आपका काम है, और एसोसिएशन फॉर्म होगा तो उसमें भी आप क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। सेल टेक फिजिकल पोजीशन, कितने दिनों के भीतर, आपका भी काम है 2 महीने के भीतर आप पोजीशन लीजिए। पोजीशन का मतलब है आप वहां अपना की लगा लीजिए, इसी को पोजीशन माना जाता है। ये नहीं मजबूरी है, उसमें रहेंगे ही, फोटो खींच के हर दिन भेजेंगे, देख मैं रह रहा हूं, आज खाना बना रहा हूं, आज उछल रहा हूं, बोला गया नहीं। आप बस उसमें क्या करें, पोजीशन लेने का मतलब होता है कि आप उसमें अपना की लगा लें, लॉक कर लें, तो इसका मतलब आपने पोजीशन क्या कर लिया है, और डॉक्यूमेंट जो है वो साइन कर दिए कि हमने पोजीशन है। क्योंकि उसके बाद उस मकान में किसी भी तरह का कोई एक्टिविटी हो रहा है तो जिम्मेदारी क्या होगी, अब आपकी होगी। कोई भी जो है वो ऐसे पर्सन रह रहे हैं जो कहिए लॉफुल नहीं है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एवरी अलॉटी शैल पार्टिसिपेट टुवर्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हाट, कन्वेंस डीड, यानी आपको जब राइट ट्रांसफर किया जाएगा तो आप उसे साइन करेंगे कि आपके पास क्या हो गया है, प्रॉपर्टी आ चुका है।
यहां पे जो अब ऑथोरिटी है, ये ऑथोरिटी क्या करेगी? कहा ऑथोरिटी ही तो सारे काम कर रही थी, लेकिन बस इसी ऑथोरिटी के हम काम को एक जगह बस पुट कर रहे हैं। तो इस ऑथोरिटी के एक जो हेड होंगे रेरा के, उसका नाम क्या होगा? उनका नाम क्या होगा? प्रेसिडेंट, प्रिजाइडिंग ऑफिसर या चेयरपर्सन। और साथ में जो है वो कम से कम कितने? 2 होल टाइम मेंबर होंगे। बाकी और जितना सही लगे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट तय करेगी। इनका जो है वो टर्म कितने दिनों का और उम्र कितना? अब देखिए यही थोड़ा थोड़ा याद रखना होगा। 5 साल का टेन्योर, उम्र कितना? 65 एज तक। अगर 65 एज तक में जो है वो अभी वो एज टच नहीं किए हैं तो क्या रीअपॉइंटमेंट हो सकता है? एनी नंबर ऑफ टाइम्स रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है। बस किस चीज को ध्यान में रख करके कि मैक्सिमम एज जो है किससे क्रॉस ना करे? 65 ईयर्स को क्रॉस ना करे। कह रहे कि पर्सन डू नॉट हैव एनी फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट, यानी कि शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर, 1 मिनट, इसमें एक में होगा एक में नहीं होगा, ठीक है, जो है उसी को। इसमें जो है वो रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल, करेक्ट करते हैं इसको। रीअपॉइंटमेंट जो है वो पॉसिबल रेरा के तहत नहीं है, रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। बहुत सारे जगहों पे हम लोगों ने पढ़ा था स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन और किसमें? डिस्ट्रिक्ट कमीशन। उन जगहों पे रीअपॉइंटमेंट क्या था? बशर्ते वो किस चीज को अपना मैक्सिमम जो है वो एज लिमिट है उसको अगर फुलफिल करते हैं तो रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल था। until they attain the age of whichever is earlier and shall not eligible for reappointment. Fine. आइए, रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन। याद कीजिए ये सारे के सारे चीज आपका, रुकिए बोलना नहीं है, रुकिए जरा, कुछ भूली बिसरी चीजों को याद करने की जरूरत है। बोलना किसी को भी नहीं, ना आपस में इधर घूमेंगे, तोता मैना नहीं, सिर्फ इधर। मैंने जो यहां पे लिखा हुआ रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर फ्रॉम ऑफिस इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, यही चीज मैंने जो है आपको पढ़ाया था। आपको बताना है कि वो किस चैप्टर में और किस ऑथोरिटी के लिए था। सोचने के लिए समय 30 सेकेंड। सोचने का समय शुरू होता है अब। जिससे पूछूंगा जवाब सिर्फ वही देंगे। क्वेश्चन सुन लिया था? फिर बोलूं? जो बात यहां लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है ना कि इस ऑथोरिटी में जो चेयरपर्सन है और जो क्या है मेंबर हैं, इनको क्या नहीं है? इनको इनके पोजीशन से राजकीय सम्मान के साथ निकाला जा सकता है 5 साल से पहले। ऐसा ही हमने पढ़ा था कहीं। अब आपको वो रिकॉल करना है वो हमने किनके केस में पढ़ा था। वॉलंटरली हाथ उठा सकते हैं? 1 2। चलिए तो पहले हरे राम पे आते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के केस में। अच्छा, इधर स्नेहा झा। हाँ जी, सोनल मान सिंह। ये जो हमने पढ़ा हुआ है लगभग हर ऑथोरिटी के साथ है, लेकिन ये डिट्टो अगर आप देखेंगे तो ये मिल जाएगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में। उसमें बिल्कुल यही सारे ग्राउंड दिए हुए हैं। और उसमें एक और जो ग्राउंड है वो आपको याद है, एक्सेप्शन वाला, और कहां जो है वो पोजीशन एक्वायर नहीं करते हैं। एग्जैक्टली देखिएगा सेम चीज यहां भी आ जाएगा। एक तो यही चीज है कि अगर कहीं भी उनका कोई भी मोरल टर्पिट्यूड वगैरह का कोई केस वगैरह आया, या फिजिकली या मेंटली उस लायक नहीं रहे, या कोई भी ऐसा वो बिजनेस कर रहे हैं जिनसे लग रहा है कि वो इस काम को सही तरीके, हो सकता है उनके ब्रदर या खुद ही जो है वो रियल एस्टेट के किस में आ गए, बिजनेस में आ गए, तो ऐसे केस में उनके 5 साल से पहले उनकी सेवा क्या मानी जाएगी? समाप्त मानी जाएगी। अब इनके एम्प्लॉयमेंट को लेकर के जरा बताइए। इनके एम्प्लॉयमेंट, रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट आफ्टर सेसेशन ऑफ ऑफिस, एग्जैक्टली सेम चीज दिया हुआ था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में। और वहां पे भी दिया हुआ था एक्सेप्शन कि अगर आप जितने दिनों तक सीसीआई में रहे थे तो आपने मैटर को ही तो रिड्रेस किया था, तो जो भी पार्टीज थे उनके यहां आप कोई एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक्सेप्ट, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या था? कितने दिन तक?
2 साल तक नहीं करेंगे, लेकिन उस 2 साल का भी एक एक्सेप्शन था। वो क्या था? वो तो अलग था, वो तो जब रेजिग्नेशन देंगे उसका कंडीशन था। मैं तो कह रहा हूं सेवा समाप्त, अब मैं कहीं और काम ना करूं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में हूं, तो बोला गया कि करो। हाँ हाँ, गवर्नमेंट में तो अगले दिन जा सकते, भले उस गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट या फेवर में आपने क्या किया था, फैसला सुना था। कब? जब आप 5 साल के टेन्योर में थे। तो यहां पे भी सेम कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं गवर्नमेंट, आहा दूध के धुले। इनके केस में कहीं भी कोई भी चीज नहीं, अगले ही दिन ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इस 5 साल के दौरान आप रेरा में थे, बड़े सारे कंपनीज के फेवर में या अगेंस्ट में आपने क्या किया होगा? फैसला सुनाया होगा। कह रहे हैं कि ना वहां अपॉइंटमेंट लेंगे और ना ही उनको क्या करेंगे, किसी तरह का एडवाइस देंगे, और ना ही उनके साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में इन करेंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब हुआ? अरे भाई अब मैं नहीं रहा रेरा का चेयरपर्सन, मैं अपना काम नहीं करूंगा, मैं भी प्रमोटर बनकर के एक प्लान लाना चाहता हूं। कहा गया कि नहीं ला सकते, आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं जिनका जो है वो क्या रहा है, जो पार्टी ऑफ डिस्प्यूट रहे। किस दौरान? जिस दौरान आप चेयरपर्सन थे। लेकिन ये चीज एप्लीकेबल नहीं है किसके लिए? गवर्नमेंट की कोई भी अगर कंपनी है तो वहां पे आप कंसल्टेंसी दे सकते हैं, वहां पे एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं, कोई भी जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहां एप्लीकेबल। फंक्शन ऑफ अथॉरिटी फॉर प्रमोशन ऑफ रियल एस्टेट, कहा कि भाई ये सिंपल सा सिंगल विंडो सिस्टम बनाया, क्या करने के लिए? ताकि प्रोजेक्ट क्या हो, टाइम बॉन्ड मैनर में हो, अलग अलग जगह जाने की जगह एक अथॉरिटी के पास आए अगर आपको कोई शिकायत है तो। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अलॉटी प्रमोटर एंड व्हाट, रियल एस्टेट एजेंट, क्रिएशन ऑफ अ ट्रांसपेरेंट एंड रोबस्ट ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट सेक्टर। मुझे एक चीज बताइए, अगर प्रमोटर, रियल एस्टेट एजेंट, अलॉटी और ग्रीवांसेस मैकेनिज्म अच्छा रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग रियल एस्टेट सेक्टर में पैसा लगाएंगे या नहीं? कहा गया ये भी एक ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि तभी तो हमारा इकोनॉमी स्ट्रांग होगा। इनकरेज कंस्ट्रक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबल एंड अफोर्डेबल हाउसिंग, कोशिश इनकी ये है कि जितने भी मकान वगैरह बने सारा क्या बने, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। क्या मतलब होता है इन्वायरमेंट फ्रेंडली मकान का? आप देखिएगा जो लकड़ी, जो प्लास्टिक, जो पीवीसी यूज किए जाते हैं, डिस्करेज किया जा रहा है कि आप जो है वो वैसा ना ले जिससे पॉल्यूशन होता है। अलग अलग लेवल का कुछ पीवीसी होता है उससे पॉल्यूशन नहीं, कुछ से ज्यादा। इनकरेज किया जाता है कि ज्यादा पेड़ों की कटाई ना हो, इसलिए लकड़ी का इस्तेमाल ना करके आप किसका इस्तेमाल करें, मेटल का जो है वो इस्तेमाल करें, यानी कि आयरन के, एल्युमिनियम के, इन चीजों के जो है वो दरवाजे खिड़की लगाएं, ग्लासेस के लगाएं, ताकि जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो पेड़ को कटने से बचाया जा सके। ग्रेडिंग ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट की क्या देते हैं, यानी और प्रमोटर की भी, कि ये प्रमोटर कितना सेफ है, अभी तक इसने इतने गुल खिलाए हैं, इतने नहीं खिलाए, इसके बेसिस पे आसानी से आप ग्रेडिंग देते हैं। फैसिलिटेट एमिकेबल कंसिलिएशन, अगर प्रमोटर और अलॉटी के बीच में डिस्प्यूट है तो एमिकेबल का मतलब होता है शांतिपूर्ण तरीके से सेटलमेंट हो सके। याद कीजिए आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, कहा इनके जरिए सुलह कराया जाए, ना कि एजुडिकेशन से हो। अगर हो सके तो क्या किया जाए, मीडिएशन करके चीजों को कराया जाए कि आप इनका इतना कंपनसेशन दे दीजिए और आप प्रोजेक्ट को चलाइए। नहीं तो फिर क्या होगा, लिटिगेशन होगा, हम आपके ऊपर उस समय क्या सुनाएंगे, इनको जो कंपनसेशन देना रहेगा वो तो देना ही रहेगा, हम आपके ऊपर फाइन पेनल्टी क्या करेंगे, इंपोज करेंगे, जो आपने देखा 5% तक का हो जाता है। फैसिलिटेट डिजिटाइजेशन ऑफ व्हाट, लैंड रिकॉर्ड, जिसके नाम से मकान है, जिसके नाम से अलॉटमेंट हो रहा है, वो सब क्या होना चाहिए, डिजिटल होना चाहिए, ताकि कल के डेट में किसी का कागज गुम हो जाने के कारण उसके पास से प्रॉपर्टी ना चला जाए। आज भी रूरल एरिया में बड़े सारे लोग हैं जिनका जमीन पर से कब्जा हट गया। रीजन ये है कि उनके दादा परदादा इस तरह से जमीन था, अब उनके पास कागज नहीं है। सारे दिनों से वो हमेशा से वो खेती और सब कुछ करते आ रहे हैं, फिर भी जो है वो सारा जमीन से उनको हटाया जा रहा है। समय दिया गया सबको, इतने दिन के भीतर कागज डाल दिए। रीजन ये है उस समय कोई भी डिजिटाइजेशन जैसा चीज नहीं था, किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं, सिर्फ रिकॉर्ड वही है जो कागजों में क्या किया हुआ है, लिखा हुआ। इसीलिए कह रहे हैं कि सारे चीज को क्या किया जाए, डिजिटाइज किया जाए। अंदाजा लगाइए, एक पासबुक, उसी में सब कुछ मेंशन रहता है, कितना पैसा बैंक में जमा किए, और कोई रिकॉर्ड नहीं होता। अगर वो पासबुक खो गया या बैंक का रजिस्टर्ड जल गया, अब एक तो बैंक में लिखा हुआ है, एक आपके पास है, अब क्या किया जाए, कोई उपाय ही नहीं, कैसे पता चलेगा।
लेकिन सब कुछ क्या है आज की डेट में, डिजिटाइज है। एक जगह सर्वर नहीं है, मल्टीपल जगहों पे क्या है, सर्वर लोकेटेड है। यहां भूकंप भी आ जाएगा, सर्वर फिजिकली टूट भी जाएगा, ऑटोमेटिकली डेटा दूसरे जगह क्या है, सेव है। रेंडर एडवाइस किसको, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, ताकि जो है वो सही तरह का रूल रेगुलेशन इसके लिए बना सके। याद कीजिए एडवोकेसी वर्ड हमने कहीं पढ़ा था, रुकिए जरा, आपको बताना है ये एडवोकेसी वर्ड जो है वो हमने उसके आगे पीछे कौन सा वर्ड लगाया था और ये हमने कहां पढ़ा था। एडवोकेसी वर्ड हमने पहले कहीं पढ़ा है, उसमें कुछ सफिक्स प्रेफिक्स लगे हैं। आपको बताना है वो वर्ड पूरा क्या था, 2 वर्ड था वो, इतना तक बता दिया। कहां पढ़ा है और क्या उसमें पढ़ा है, कौन बताएंगे? सारे लोग कह रहे सर देखो हम तो मासूम हैं, हम तो आए ही नहीं थे। जी सचिन, एडवोकेसी, एडवोकेसी कुछ हिंट दूं? हाँ, नाम गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक इससे पहले वाले में ही पर मतलब कंपटीशन एक्ट में पढ़ा था। अब तो बताइए क्या नाम था? वर्ड, अरे कंपटीशन एक्ट में से एक्ट हटाइए, नहीं था। सीसीआई किस किस कैपेसिटी में काम करते, उसमें जो है वो दिया हुआ था कि एडवाइजरी की तरह कंपटीशन एडवोकेसी, और इसके लिए जब भी उनसे सलाह मांगा जाए तो वो क्या करेंगे, उनको जो सलाह देंगे, भले उनके चीजों को वो इंप्लीमेंट करे या ना करे। साथ में दिया हुआ था कि अवेयर करने का भी काम करेंगे। आपको मिला या मैं निकाल के दिखाऊं? कंपटीशन एक्ट में याद आया? उसमें 3 चीज दिया हुआ था, एक बहुत लंबा था और 2 चीज एक एक लाइन में दिया हुआ था, अवेयर करना, एजुकेट करना। चलिए, तो यहां पे जो है वो इनको भी कहा गया कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाएंगे तो इनसे क्या मांगेंगे, रेरा से सलाह। अगर सलाह मांगेंगे तो ये कितने दिनों में देंगे, 60 दिन के भीतर। लेकिन 60 दिन के भीतर ये सलाह दिए, जो जो इन्होंने कहा वो नहीं करके पॉलिसी में कुछ और किया गया है, तो ऐसे केस में क्या ये लड़ाई लड़ सकते हैं? कहा गया कि नहीं, इनका काम क्या देना है, सलाह देना है। माने या ना माने किनका काम है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का काम है। वो मान भी सकते हैं और नहीं भी, तो ये उनके ऊपर जो है वो बाइंडिंग नहीं है। पावर ऑफ ऑथोरिटी, इनको वो सारे पावर दिए हुए जो किनको दिया हुआ है, और आपको पता है सम्मन करना, डिस्कवरी बुलाना, ओथ पे लेना, वारंट इशू करना। कहीं भी अगर पावर ऑफ ऑथोरिटी है तो ये सारे पावर जो आपने दूसरे जगह भी पढ़े, चाहे कॉम्पिटिशन एक्ट में पढ़ा है चाहे और कहीं भी पढ़ा है, वो एज इट इज रहेगा। और इसमें से सारे चीजों को आप क्रॉस लगा सकते, खास करके जब रिवाइज करो। लेकिन ये नहीं, हर जगह क्रॉस कर दिया, एक जगह भी नहीं बचा जहां से आपने क्या पढ़ा हुआ है या जहां से पावर को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो वो डेनिस द मेनिस वाला हाल सिर्फ नहीं होना चाहिए। ये एंट्रीम ऑर्डर दे सकते हैं, डायरेक्शन। एंट्रीम का ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, फाइनल ऑर्डर से पहले जो भी ऑर्डर दिया जाता है वो क्या है, तब तक कह सकते हैं कि ठीक है, जब तक ये नहीं होता है, कंस्ट्रक्शन में फॉल्ट है, कंस्ट्रक्शन रोका जाए। ये क्या हो गया, एंट्रीम ऑर्डर हो गया। डायरेक्शन दे सकते हैं कि इतना पेमेंट कीजिए, पेनल्टी जो है वो इंटरेस्ट के साथ दीजिए, मकान दूसरा दीजिए, या सारे पैसे इनको वापस कीजिए। ऑथोरिटी में एट एनी टाइम विद इन हाउ मेनी डे, 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, अगर ये खुद से चाहें तो अपने चीजों को रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर इन्हें लगता है कि मैंने जो ऑर्डर सुनाया था या मैंने जो कैलकुलेशन किया था वो किसी के समझ में नहीं आया, लोगों ने कुछ अपोज नहीं किया, लेकिन उसमें तो एरर था, तो ऐसे चीजों को, एरर वगैरह को वो ठीक करना चाहें तो खुद से जो है वो रेक्टिफाई कर सकते हैं अपने मिस्टेक को। लेकिन कितना समय है इसके लिए, 2 साल के बाद अब जो मिस्टेक था जैसे हो गया, खुद से वो उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं। नो सच अमेंडमेंट शैल बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्डर अगेंस्ट विच एन अपील हैज बीन। लेकिन अगर उसके अगेंस्ट अपील हो गया है तो रेक्टिफाई क्या करेंगे,
अगर मान लीजिए कि उन्होंने फैसला सुनाया, कहीं कोई अपील वगैरह नहीं हुआ, तब ना करेंगे। उन्होंने फैसला सुनाया, किसी को पसंद नहीं है, ऑलरेडी वो फैसला कहां चला गया, ऑर्डर कहां चला गया, अपील में चला गया, तो उस केस में तो सारा कैलकुलेशन खुद करके देख लेंगे कितना अमाउंट है और क्या इसमें मिस्टेक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी, कहीं कोई नया चीज नहीं, नोटिफाई करेंगे रेगुलेशन, एक्सटेंशन देंगे, रिन्यू करेंगे, अपॉइंट करेंगे एक से ज्यादा एजुकेशन, और वेबसाइट पे जो है वो क्या करेंगे, वेबसाइट मेंटेन करेंगे, वहां पे चीजों को प्रॉपर्ली पब्लिश करेंगे। इन्होंने एक एडवाइजरी काउंसिल बनाया, कौन सा काउंसिल, सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल। ये जो है वो रेरा से अलग, और इस काउंसिल का जो है वो काम जो है वो क्या है, इसका काम है सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करते हैं, ये सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल है, ये जो है वो गवर्नमेंट को पॉलिसी, कोटेशन, किसी भी लैंड के कीमत को लेकर के, बनाए जाने के टाइमिंग को लेकर के, इन चीजों को लेकर के सलाह देते रहते हैं कि इस प्रोजेक्ट में इतना टाइम लगता है, यहाँ पे इस तरह से जो है वो प्रोजेक्ट होना चाहिए, इस सेक्टर में जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, यहाँ पे ज्यादा प्रोजेक्ट को हमें क्या देना चाहिए, अप्रूवल देना चाहिए, इस एरिया में लो स्टेटा के लोग रहते हैं, प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इस तरह के चीजों को देने के लिए सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल है। जो सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल का कंपोजिशन किस तरह से है, कहा कि सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल में जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, लॉ एंड जस्टिस, नीति आयोग, इन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। 5 रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो होंगे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, जो बाय रोटेशन क्या होंगे, सेलेक्ट होंगे, यानी कि जिनका चेंज होता रहेगा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो होंगे। 5 रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे वो कहां से होंगे, रियल एस्टेट रेरा के तरफ से होंगे, वो भी क्या होंगे, रोटेशन बेसिस पे चेंज होते रहेंगे, और मैक्सिमम कितने, 10। ये कहां से होंगे, ये प्रमोटर, रियल एस्टेट एजेंट, और जो है वो आपके चाहे वहां पे कॉन्ट्रैक्टर हो गए, लेबर हो गए, बनाने वाले लोग हो गए, अलॉटी हो गए, इनके इंटरेस्ट को क्या करने के लिए होंगे, सुनने के लिए, क्योंकि हर तरफ के लोग होंगे तभी तो जाकर के क्या होगा, सही पॉलिसी बन सकता है, क्योंकि ये पॉलिसी मेकिंग में है। तो पॉलिसी मेकिंग में वही हो सकते हैं जो रेरा की भी बात को सुनेंगे, जो मजदूर के बात को भी सुनेंगे, जो प्रोमोटर की भी बात को सुनेंगे, एजेंट के भी बात को, अलॉटी के भी कंसर्न को सुनेंगे, और साथ ही साथ गवर्नमेंट के भी कंसर्न को देखेंगे। ये सारे लोग सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल, जिसका काम क्या है, पॉलिसी में मदद करना है। रियल एस्टेट एपलेट ट्रिब्यूनल, रेरा से किसी तरह का जो है वो आपको गिला शिकवा है, तो ऐसे केस में जो है आप कहां पहुंचेंगे, एपलेट ट्रिब्यूनल में पहुंचेंगे। कहा गया कि इस ट्रिब्यूनल में जब आप पहुंचेंगे तो यहां पे जो बॉस है इनका नाम क्या है, और 2 कम से कम क्या होंगे, इनके केस में जो है वो कहा गया कि मैक्सिमम जो है वो चेयरपर्सन, कितने दिनों का टेन्योर, टेन्योर सेम है, यहां 65 ईयर होता था, यहां कितना कर दिया इन्होंने, लेकिन मेंबर के केस में क्या है, सेम ही चीज है, कितने ईयर्स, 65 ईयर्स। अगर किसी को कोई शिकायत है रेरा से, तो उनके ऑर्डर देने के कितने दिनों के भीतर, 60 दिनों के भीतर। अगर इनको लगता है कि कुछ ऐसे रीजन थे जिसके कारण आप 60 दिनों के भीतर नहीं आ पाए, तो वैसे केस में कह रहे हैं कि वैसे केस में जो है ये आपको जो है वो क्या करेंगे, 60 दिन से ज्यादा का भी समय दे सकते, बशर्ते आप एक दिन का हिसाब दीजिए। तो आप जब इनके पास जाएंगे तो जितना पेनल्टी आपको सुनाया गया है उसका कम से कम कितना परसेंट, 30% पहले डिपॉजिट कीजिए, और ज्यादा भी वो कह सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितना परसेंट। अब मुझे बताइए, ऐसे ही अपील को लेकर के हमने कुछ पढ़ा था कि अगर एक अथॉरिटी से दूसरे अथॉरिटी में जाते तो मिनिमम इतना डिपॉजिट करना है, क्या था, कहां पे था। अगर हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन को चैलेंज करते हैं, कहां, स्टेट कमीशन में, या स्टेट कमीशन को या नेशनल कमीशन को, कहां, तो ऐसे केस में आपको मिनिमम कितना डिपॉजिट करना है, 50%। उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का हमने केस लॉ भी देखा था, ठीक है। इफ एनी ऑफ द पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस कैन फाइल अपील, कहां पे जा सकते हैं, यानी कि एपलेट ट्रिब्यूनल से भी आप संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, अब कहां जाइए, कितने दिनों के भीतर, रेरा से दुखी हैं, कहां जा सकते हैं, एपलेट ट्रिब्यूनल, कितने दिन के भीतर,
वहां भी फैसला पसंद नहीं आया, दोबारा कहां जा सकते हैं अपील में? हाई कोर्ट में 60 डेज के भीतर जा सकते हैं। ट्रिब्यूनल को वो सारे के सारे पावर हैं जो किनको दिया हुआ है? सिविल कोर्ट को दिया हुआ है। समनिंग, रिकवरी और आपका जो है वो सर्च एंड सीजर का इशू करना, वारंट जारी करना, शपथ लेकर के पूछना कि विटनेस को एग्जामिन करना, सारे के एग्जैक्टली डिट्टो पावर है। जहां पे भी सिविल कोर्ट के पावर हैं वो सारे पावर सारे अथॉरिटी को सेम है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन या क्या हो, नेशनल कमीशन हो, चाहे इस तरह के कोई चाहे वो सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल हो। याद कीजिए दूसरे सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल के केस में भी सेबी के अब जहां जाते थे हम, सारे जगह पे सेम ही पावर आपके दिए हुए हैं। ऑफेंस पेनल्टी, अगर आपने जो है प्रमोटर रजिस्टर करने से फेल कर गया अपने प्रोजेक्ट को, तो कितने % तक का? अपने प्रोजेक्ट कॉस्ट का। अगर जो है वो डिफॉल्ट करता है डायरेक्शन को कंप्लाई करने में, तो कितने % तक? 10%। और इंप्रीजमेंट कहां तक? 3 साल तक हो सकता है। फॉल्स इंफॉर्मेशन के लिए 5%। अगर कोई और चीज है, इफ प्रमोटर कॉन्ट्रावेन एनी प्रोविजन, जिसके बारे में ऊपर नहीं लिखा हुआ है, तो कितना %? 5%। फेल टू कंप्लाई एनी ऑर्डर और डायरेक्शन ऑफ अथॉरिटी, तो हर दिन का भी कितना चलता रहेगा? एक तो 5%, दूसरा जो है वो आपका 5% तक का अमाउंट चलता रहेगा जब तक एक्युमुलेट होकर के 5% नहीं हो जाता है। प्रमोटर फेल टू कंप्लाई विथ और कॉन्ट्रावेन एनी ऑफ द ऑर्डर, किसका? अब किसका? एपलेट ट्रिब्यूनल का। तो देखिए यहां पे जो है वो कितना हो गया? 10%। और इंप्रीजमेंट कितने तक का? 3 साल तक का हो सकता है। रियल एस्टेट एजेंट, ये किसके ऊपर था? गड़बड़ तो रियल एस्टेट एजेंट भी करेगा। रियल एस्टेट अगर एजेंट गड़बड़ करता है तो ऐसे केस में अमाउंट कितना है? हर दिन के लिए, एवरी डे ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यू, और ये एक्युमुलेट होकर के कितना हो सकता है? अब देखिए 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ क्या लिखा हुआ है यहां? प्लॉट, अपार्टमेंट और बिल्डिंग, एज द केस में भी जितना आपके साथ उसने डील किया है उसका कितना पैसा। लेकिन उस केस में हम प्रोजेक्ट कॉस्ट बोलते थे। किनके केस में? प्रमोटर के केस में। इफ एनी रियल एस्टेट फेल्स टू कंप्लाई और कॉन्ट्रावेन ऑर्डर, तो उस केस में कितना है फिर? 5%। किस चीज का? ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्लॉट एज द केस में बी ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। यानी वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का जो है वो सिर्फ कितने पार्ट का? सिर्फ उतने ही जो है वो पार्ट के लिए जितने के साथ उन्हें आपके साथ क्या किया हुआ है। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट तो बड़ा हो गया, उसमें से जो प्लॉट, अगर मान लीजिए हम 4 लोगों के साथ जो है वो इन्होंने फ्रॉड किया, तो चारों के अमाउंट को क्या कर दिया जाएगा? क्लब किया जाएगा। सिर्फ एक के साथ हुआ है तो क्या किया जाएगा? एक का लिया जाएगा। इफ रियल एस्टेट फेल्स टू कंप्लाई और कॉन्ट्रावेन एनी ऑर्डर, किसका? एपलेट ट्रिब्यूनल का। तो उस केस में इंप्रीजमेंट कहां तक का? और फाइन फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच डिफॉल्ट कंटिन्यू, जो कहां तक एक्युमुलेट होकर के हो सकता है? 10% तक हो सकता है, जितना का आपने डील किया है, चाहे वो फ्लैट हो, चाहे वो क्या हो, कोई अपार्टमेंट का हो। एलॉटी के लिए भी कुछ है पनिशमेंट। एलॉटी के केस में कहा गया कि आपने कॉन्ट्रावेन किया है ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी, आपको कहा गया था टाइम पे पेमेंट नहीं दिया, तो आपको कहा गया था कि इंटरेस्ट के साथ दीजिए, आपने नहीं किया, तो उस केस में कितना? अब इसमें आपके कॉस्ट का, यानी जितने का आपका 1 करोड़ का बिल्डिंग का था, तो 5 लाख तक हो सकता है। एलॉटी फेल्स टू कंप्लाई, किसके ऑर्डर को? मामला अपील में गया था, तो उस केस में जो है वो 5 की जगह कितना है? लेकिन इस केस में क्या है? इंप्रीजमेंट का भी प्रोविजन है। एलॉटी के लिए भी कितने दिन के लिए? 1 साल तक का हो सकता है। अब यहां पे जो कंपनी सेक्रेटरी ने, अभी कहां जाए, अभी तो कंपनी सेक्रेटरी ही आया है। कंपनी सेक्रेटरी का यहां क्या काम है? तो जितने भी प्रोविजन थे उन सारे जगहों में, चाहे वो एडवाइजरी का काम, कोई केस फाइल हुआ तो उस केस में रिप्रेजेंटेशन का काम, ड्राफ्टिंग, कंपाउंडिंग, रेरा में रजिस्ट्रेशन को लेकर के, ये सारे के सारे चीज में सर्विस दे सकता है कौन? कंपनी सेक्रेटरी। जब इतना काम कंपनी सेक्रेटरी कर सकता है तो ये पढ़ाने का काम खत्म भी कर सकता है। तो चलिए, ये फाइनली हमारा किसके बारे में? रेरा के बारे में। तो अब अगले किसी टॉपिक पे हम लोग हमला करेंगे
रियली नेक्स्ट एपिसोड में। चलिए, तो फिलहाल आज की इकोनॉमिक लॉ की सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।